अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरा और आपका साथ होगा और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, अपडेट्स होंगी और न्यूज़ स्टोरीज़ होंगी जिनको हम आपको पूरे जो शहर भर में क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है, क्या करंट हैपनिंग्स हैं उस हवाले से बात करते हैं। और साथ साथ जो है वो स्पेशल सेगमेंट्स भी होंगे। लेकिन आज सबसे पहले जो आज की ख़ास बात है वो ये कि हम बात करेंगे इस मशहूर कॉल पर। शो में आगे चलकर स्पेशल सेगमेंट भी होगा इस हवाले से कि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हमें बज़ाहिर सुनने में तो बड़ा फ़लसफ़ियाना सा जुमला लग रहा होता है, ख़याल लग रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि जो इंसान और जो कौमें हैं उनकी जो जद्दोजहद है, उनकी जो नस्लों की मेहनत है, उसकी अक्कासी क्या करती है कि वो अपनी मदद आप करते हैं। और सैयद अहमद ख़ान साहब ने भी कहा था कि अपनी मदद आपकी रोशनी में तो हम देखते हैं कि कौम की जो तरक्की है उसका दारोमदार जो लोग हैं उनकी अपनी कोशिशों पर होता है कि वो कौम अपने आप को कौम किस तरह से बनाती है और अपना जो गोल है वो अचीव किस तरह से करना चाहती है। अगर कोई फ़र्द ख़ुद कोशिश ना करे और सिर्फ किस्मत या हुकूमत पर या चीज़ों पर इन्हिसार करता रहे तो तब्दीली मुमकिन नहीं है, नहीं आती। और हकीकत यही है कि जैसी रियाया होती है वैसे ही हुक्मरान उन पर मुसल्लत किए जाते हैं। और इसका तो हमने ज़िक्र कुरान पाक में भी देखा है कि जैसी कौम होगी वैसे ही उनके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। तो आज के शो में हम जानेंगे भी कि किस तरह हम अपने मसाइल का इदराक कर सकते हैं, उनके हल के लिए ख़ुद कोशिश कर सकते हैं और अपनी कौम के हालात बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसे ही कौम में से हमारे साथ दो और जवान मौजूद हैं जो अपनी मदद आपके तहत बहुत कुछ करते भी हैं और कर भी सकते हैं। तो वेलकम करते हैं उनको शो में। अशरफ खान साहब मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, वेलकम टू द शो। और मेराज अख्तर साहब भी हमारे साथ जो है वो गुफ्तगू का हिस्सा होंगे, शो का हिस्सा होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? कैसे हैं? ज़बरदस्त, तबीयत अच्छी है दोनों की? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई कौमें बनती हैं और जो अपनी मदद आपके तहत कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अशरफ भाई, आपका क्या ख्याल है वाकई इस बात से? आप सहमत हैं, अग्री करते हैं इस बात से कि नहीं? नहीं, बिल्कुल हम सबको करना चाहिए। और जो ये मिसाल है तो अगर हम देखें, अगर इस पर अमल करें तो कौमें ऐसी बनती हैं। हाँ जी। और जो हमारी हिस्ट्री है उसको अगर देखें, लेकिन अब जो सिचुएशन है बहुत डिफरेंट हो गई है। लोगों का जो सोच है, जल्दबाजी है, ये सब जो है सबको परेशान कर देती है। तो हमें एक कौम होकर चलना होगा, इस कौम को, इस मुल्क को आगे लेके चलना है। तो कराची शहर को देखें तो एक आबादी है 2 करोड़ की मरदमशुमारी में आया है। वैसे देखा जाए तो जो बाहर से भी जो दीगर शहरों से हैं तो 3 करोड़ की आबादी का शहर है। मोटरसाइकिलों की तादाद देखें तो ये इदारों को भी नहीं पता होगा कितनी है। 15 लाख मोटरसाइकिलें इस शहर में मतलब जो चल रही हैं। और जब वो आती हैं तो टोटल रजिस्टर 30 लाख, मगर एट अ टाइम जब निकलती हैं 15 लाख सड़कों पे मोटरसाइकिलें, तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, उनके पास लाइसेंस है या नहीं है। मतलब एक आगाही मुहिम देनी चाहिए कि ताकि दूसरे की भी ख्याल रखें। और जो सिचुएशन है इस शहर की, कराची मुल्क का मेगा सिटी है। इस मेगा सिटी में अगर हम देखें तो हमें हर किसी का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप देखती होंगी, आते हैं हम मोटरसाइकिल पे 3 बच्चों को लेकर मियाँ बीवी के साथ जा रहे हैं, कोई मजबूरी है, तो हमें क्या चाहिए कि हमें हर किसी की मदद भी करनी चाहिए, उसका ख्याल भी रखना चाहिए और इस कौम को एक साथ होकर चलना चाहिए। अच्छा, बतौर कौम जो आप लोग बात करें ना, तो वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आजकल जो है ना, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो हुआ। पिछले दिनों हमने एक इंसिडेंट देखा, एक या बल्कि 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे देखे और हम ही तवातुर से देख रहे हैं वाक़यात। मेराज भाई, एक तो वही जो बाज़ार खुला था गुलिस्तान जौहर पे, उसमें बतौर कौम हमने क्या मुजाहरा किया, ठीक है, और किसी और की मदद के लिए खोला गया था। अपनी मदद आपको तो छोड़ ही दें, किसी और की मदद के लिए खोला था तो क्या हुआ। फिर वो जो हमारी जो स्टार हैं, एक्ट्रेस हैं एंजेलिन मलिक, उनकी गाड़ी से उनको इस तरीके जो है ना वो उतारा गया, तो वो एक हुजूम लग गया वहाँ पर। उनका मोबाइल लेके वहाँ पे उनको एक कॉल करने भी नहीं दे रहे थे, गाड़ियों के दरवाज़ों के आगे खड़े हो गए कि नहीं आप किसी को बुलाएं, और नीचे खींच लेंगे। इवन उसमें ख़वातीन इंक्लूडेड थी, तो बुर्का भी पहनी हुई खड़ी हुई, आप वीडियो देखें। तो बतौर कौम जो है ना, हम बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार होते जा रहे हैं। वही वाली बात कि जब तक मैं अपने इक़दार पर, अपने फैमिली के इक़दार पर काम नहीं करूँगी तो हम बतौर कौम अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे इस लफ्ज़ कौम पर थोड़ा सा एतराज़ है। अच्छा, होना तो नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक हुजूम हैं। हाँ, भाई से कौम तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें हम पर लागू होती हैं और अखलाकियात सबसे बड़ी जो मामलात है अखलाकियात के, तो उसको हमें जाहिर सी बातें देखना पड़ता है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, और अगर ख़ाली कराची की हम बात करें तो कराची में सूरत हाल तो बिल्कुल लोगों की अखलाकियात जो है ख़त्म हो गई हैं। ट्रैफिक का इशू लें, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी, अब जैसे गुलिस्तान जौहर में एक शॉप बड़ी खुलनी थी, बड़ा सोशल मीडिया पे चर्चा था। अच्छा, मैं भी देख रहा था, मैं भी हैरान था। मैंने कहा इतना सस्ता सामान
मतलब मिलेगा। लेकिन खैर मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं वहाँ जाके लाइन में खड़ा हो जाऊँगा। लेकिन उस दिन जिस दिन इसकी ओपनिंग थी तो हमें खबरें मतलब खबर बन गई वो। सही बात है। और इतने लोग वहाँ पहुँच गए, चलिए ठीक है पहुँच गए। सारा साधु सामान लुट गया। उसके बाद वो लोग जिस तरह अंदर दाखिल हुए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जंग के बाद नहीं माल गनीमत को लूटा जाता है, तो वो सूरत हाल हो गया। तो हमारे यहाँ तो ये वाकई बड़ा अफसोसनाक मामला है। ट्रैफिक में आप आ जाएं तो ट्रैफिक में मोटरसाइकिल वाले हों या गाड़ी वाले हों, वो रॉन्ग वे चलना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। हालांकि 4000 रुपये का चालान कर दिया ट्रैफिक पुलिस ने, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सूरत हाल ये है कि हर दूसरी सड़क पर और ज़िली सड़क पर हमें लोग उल्टे आते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला भी तो इसी कौम में से ना, 4000 के बदले 400 लेके छुट्टी कर रहा है वो। बिल्कुल ऐसा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रैफिक पुलिस हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, रिश्वत सताने का मामला भी हमारे यहाँ। अच्छा, सारा बिगाड़ जो है वो अभी का नहीं है, बिगाड़ बहुत पहले से शुरू हुआ है, बरसों गुजर गए, लोगों को आदत सी हो गई। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड या ओरिजिनल पेपर्स लेके नहीं चलता, तो उसकी वजह ये होती है कि यार ये अगर गुम हो जाएगा, खो जाएगा या कोई मसला होगा तो मुझे इसको दोबारा बनवाने में इतनी लाइनें लगानी पड़ेंगी या फिर एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ना पड़ेगा, खांचा देने पड़ेगा, तो मैं उसकी डुप्लीकेट रख के चलता हूँ। अब यही सूरत हाल है। फिर हमने ये भी सोचा, और लोग ये सोचते हैं कि भाई ठीक है ट्रैफिक पुलिस रोकेगी तो खर्चा पानी दे के निकल जाएंगे, तो ये हमारे मिजाज में शामिल हो चुका है अब। और अब हमें ज़ाहिर सी बात है तब्दीली की तरफ जाना है, तो अपनी औलादों को कम से कम, जो आने वाली नस्ल है उसको इस मामले से ख़बरदार करना है कि भाई ये खर्चे पानी वाला सिस्टम जो है इसको अब ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर वही वाली बात कि हम समझते हैं ना कि बहुत सारी तनकीद रियासत पे हो रही है, लेकिन जो कौमें सिविलाइज है ना उनमें रियासत का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप ये देखें कि हम भी अगर कचरा बाहर फेंक देते हैं, हम भी 300-400 रुपये दे के 200 रुपये दे के निकल जाते हैं, रिश्वत के ज़रिए कोई काम करा लेते हैं, कोई पर्ची लगा के, तो ये दूसरे ममालिक में जाके क्यों हम इस तरह से बिहेव नहीं कर पाते? क्योंकि वहाँ पे स्टेट और लॉ इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो अरशद भाई बिल्कुल ऐसे ही कि कानून की जब तक पासदारी नहीं होगी तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे, और जो हम देख भी रहे हैं कि इसका खमियाजा हम भुगत भी रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कानून की बात की, हम ज़्यादा दूर नहीं, दुबई अगर लोग जाते हैं जाके पूछें ना, वो करें ये वाले काम। दुबई में आप जेब्रा क्रॉसिंग के अलावा रोड क्रॉस करके दिखाएं आप। हाँ बिल्कुल ऐसे। उनसे पूछें क्या करते हैं उनके साथ, कानून है ना वहाँ पे, वो कुछ नहीं। पहले क्या हुआ कि दुबई में भी जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने बताया कि लोग क्या करते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग के अलावा गाड़ी से सामने आ जाते थे, टकरा जाते थे। अब वो उन्होंने लगा दिया कि जेब्रा क्रॉसिंग के अलावा भले ही 1 किलोमीटर दूर है जेब्रा क्रॉसिंग, वहीं से आप क्रॉस करेंगे, उसके बीच में अगर आप आए सड़क पे, आप पे फ़ाइन होगा। और यहाँ पे क्या है, आप जेब्रा क्रॉसिंग हो, पेडिस्ट्रियल ब्रिज, जो पेडिस्ट्रियल ब्रिज पे नहीं जाएंगे, जब पता है शहर फैसल इतनी फास्ट ट्रैक है, और शहर फैसल क्या है, सिग्नल फ्री कॉरिडोर। आप शहर फैसल पे जाएं, नर्सरी के पास से वो लोग रोड क्रॉस करते हैं, हालांकि पेडिस्ट्रियल थोड़ी सी आगे पेडिस्ट्रियल ब्रिज से चले जाएं, मगर यहाँ पे अगर हम समझ नहीं, अब वो गाड़ियाँ जो इतनी स्पीड में आ रही है, एक गाड़ी रुकेगी, पीछे जो आ रही है, फिर क्या होता है, एक्सीडेंट। आपने देखा है शहर फैसल सिग्नल फ्री कॉरिडोर में भी ना उन्होंने वो लगाए हुए जंगले बीच में, ताकि इस कौम को समझ आ जाए कि आप नहीं घुस सकते। वैसे जंगले को एक्सपेंड करते हैं और उसमें मगर वो जंगले पता है नल की तरह से उनको वो इसलिए लगाए हुए, वो जानवरों की तरह नहीं, वैसे रमशा जो जंगले लगे हुए ना, इसलिए कि जानवर ना आ जाए रोड पे, तो वो जानवरों के हमें रोकने के लिए लगाया है वो बेसिकली। मगर जो सिचुएशन रोज उसमें जी रोज़, मगर ये है कि ये हमें समझना पड़ेगा ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं। हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है, राह में रुकावट पैदा ना करो, ठीक है। हमें जो हदीस हैं अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि एक दूसरे की मदद करो, वो जो सामने वाला भी हमारा भाई है उसकी भी ख्याल रखो। हमारे यहाँ क्या है कि भाई सिर्फ मैं निकल जाऊँ, मैं आ जाऊं और मैं पूरे ट्रैफिक को सत्यानाश मार दूं, रॉन्ग वे आएगा, गाड़ी पे आके वो उल्टा यूं करेगा, उससे बोलो भाई किधर आ रहे हो, तो कहेगा चलो चलो। मतलब ये सिचुएशन है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि एक तो ये सबसे पहली बात कि इतनी बड़ी आबादी वाला शहर पूरे मुल्क में कहीं नहीं है। इतनी बड़ी आपकी ट्रांसपोर्ट किसी मुल्क, बात करें दुबई में भी इतनी नहीं होंगी भाई। 30 लाख मोटरसाइकिलें, मैं एट अ टाइम उसकी 50% निकालता हूँ कराची में, जो कि काम के लिए निकलते हैं मंडी के दिन 15 लाख बाइकें निकलती हैं। आप सोचें 30 लाख रजिस्टर्ड बाइकें, वो कहाँ जाएंगी भाई? वो जहाँ उसको जगह मिल रही है, आप फास्ट ट्रैक में जा रहे होंगे, वो इधर से भी निकल रहा है इधर। अब आप अपने आप को डॉजिंग कार की तरह बचाओ उसको, वो जा रहा है यूँ साइड मारता हुआ जाता है। अब ये है कि अपनी जान को भी खतरे में डाल रहा है, और अगर उस चलते हुए ट्रैक में अगर उसको लगी, आप समझिए कितना। आज भी 2-3 खबरें देखी जो सुबह से आई हैं, मतलब वो सिचुएशन देखें कि ट्रैफिक के हादसा बढ़ते जा रहे हैं। मेराज भाई भी बताएंगे, जो रिपोर्ट करते रहते, मैं बराबर में ही बैठते हैं, तो उनसे वो मैंने कहा भाई
ट्रैफिक का सिचुएशन देखें वो ख़तरनाक हुए भी है, आप चोरी की वारदातें देखें वो बढ़ी हुई हैं, और डकैती की वारदातें वो बढ़ी हुई हैं, क्योंकि पैनिक सिचुएशन नज़र आ रहा है इस कराची शहर में। अच्छा, अभी हुआ क्या है कि बारिशों के स्पेल्स आए और बहुत तेज़ जो है वो कई कई घंटों बारिश होती रही, उसके बाद जो शहर की सूरत हाल है, अभी भी महकमा मौसमियात ने कहा है कि मज़ीद 2 से 3 स्पेल्स हैं जो कि ये मानसून का जो ओवरऑल पूरा सीज़न है उसमें बारिश होती रहेगी और ये कंटिन्यू रहेगा। इस वक्त हम ये जो देख रहे हैं कि जो 2 स्पेल्स हमने अभी देखे और अभी बारिशें हुई हैं रिसेंटली इतनी ज़्यादा, तो कल ही खुल गई सारी इंतज़ामिया की। अच्छा, मेन रोड्स पे तो वाकई बड़ी बेहतर सूरत हाल रही, हमने शारा फैसल को क्लियर देखा, बड़े बड़े जो ब्रिजेस हैं उसमें भी, लेकिन जो इलाकों में सूरत हाल है और इंतहाई बदतर है। यानी आप वो नहीं कि मैं कहूँ गली की मैं बात करूँ, कनेक्टिंग रोड्स इतने ख़राब हो चुके हैं, इतने ख़राब हैं कि आप 15 मिनट का रास्ता ही लिटरली 40 मिनट में आप तय कर रहे हैं। तो महराज भाई, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और किन किन जो है वो इलाकों में बहुत ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल है? देखिए जी, अगर ओवरऑल शहर की बात करें तो मैं समझता हूँ कि शहर का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है कि जहाँ की गलियाँ और जहाँ की जो कनेक्टिंग सड़कें हैं, ज़िली सड़कें जिनको कहा जाता है, वो टूट फूट का शिकार ना हो। अच्छा, पहले ही वहाँ पर हालात ऐसे थे कि जब भी ख़राबी होती थी तो वो साल में 6 महीने में कारपेटिंग हल्की सी जो है वो कर दी जाती थी। कारपेट भी ऐसा होता है तो यूं खर्च के लोगों ने उखाड़ के वीडियो बनाई है, बहुत ही लो क्वालिटी के मटेरियल से बना हुआ कारपेट होता है। अच्छा, वो पहले ही जो है बहुत बुरा हुआ था, लेकिन जब बारिश हुई और तवातुर के साथ जब 2-3 दिन यहाँ पर शहर में बारिश हुई बीच में, हमने देखा तो उसमें वो जो गड्ढे थे जिनका साइज़ अगर चंद मतलब इंच के बराबर था तो वह फुट्स में तब्दील हो गए। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। अब 1.5 से 2 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। अगर चले हम अपने ऑफिस के करीब की बात करें तो कॉजवे पर अगर हम सफ़र करते हैं तो वहाँ पर 1 से 2 फीट के गड्ढे यहाँ पर पड़े हुए हैं जिनमें ट्रैफिक डोल रहा होता है, ठीक है ना, और रक्शे इसमें गिर रहे हैं। ट्रैफिक भी होता है, रक्शे गिर रहे हैं। आप ये जो ट्रक यहाँ से गुजर रहे हैं उनकी सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है, बिल्कुल पूरे टेढ़े हो जाते हैं वो, उनकी भी ये हालत है। अब देखिए, खुदा ना करे वो उस खड्डे में जाके अगर डिसबैलेंस होता है और अगर साथ वाली गाड़ियों पर गिर जाता है तो उससे भी जानी नुकसान का अंदेशा है। तो चलें, ये तो खाली यहाँ की बात हुई, लेकिन अगर आप शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुलशन इकबाल ले लें, PSHS के ब्लॉक्स ले लें, मुख्तलिफ फेडरल बेरिया चले जाएँ, लांडी चले जाएँ, कोरंगी चले जाएँ, किसी भी इलाके में इस वक्त जो है जो ज़िली सड़कें, कनेक्टिंग रोड्स जो हैं और गलियाँ वो बहुत बुरी हालत में हैं। हाँ, ये बात हम मानते हैं जी, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अगर काम किया तो कम से कम इतना हुआ कि जी इस जो भी गुज़िश्ता दिनों बारिश हुई है इसमें जो मेन रोड्स थी वो क्लियर रहीं, वहाँ पानी भरा, लेकिन फिर फौरी तौर पर उसकी निकासी हो गई। समझ में आया कि चलिए जी कुछ काम तो हुआ है, लेकिन ये सड़कें कौन बनाएगा और ये कब बनेंगी सड़कें? क्या अगली बारिश का इंतज़ार किया जाएगा, अगले स्पेल का इंतज़ार किया जाएगा, उसके बाद फारिग होने के बाद बारिशों से जब इसको बनाएंगे? लोगों को ट्रैवल करना अज़ाब हो गया है, लोगों के फ्यूल जो है वो डबल खर्च हो रहा है, गाड़ियों के सस्पेंशन जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है, लाखों रुपए उसमें, हज़ारों रुपए खर्च हो रहा है लोगों का। अब ये सारी सिचुएशन है, इसमें सारा का सारा बर्डन आ किस पे रहे? देखें, अगर मजमूई तौर पे आप लें तो उस शख्स पे आ रहा है जो कि अपनी बाइक राइड कर रहा है या अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। और दूसरी बात ये हो गई, एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपका जब 15-20 मिनट का रास्ता और आप घंटे बाद पहुंच रहे हो और आपके लिए घर से निकलना मुहाल हो, आपकी गाड़ी ख़राब हो रही हो, आपके बच्चे परेशान हो रहे हो, तो आप जो है ना कहते हैं, तो नौकरियों पे आप लेट पहुंच रहे हो तो आपका ये जो ना मामूल बन जाता है, आपकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और आपको मेंटल स्ट्रेस में भी डाल रहा है। तो हम इस पर भी मज़ीद बात करेंगे। शहरियों के मिजाज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो इसके ऊपर जो है वो मेयर कराची साहब भी कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि स्पेल ख़त्म होने के बाद जो सड़कों की तामीर और तरक्की तो खैर छोड़ ही दें, मरम्मत का काम जो है वो शुरू किया जाना है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, क्या प्लान लेकर आ रहे हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि बारिशों के स्पेल के ख़त्म होने के बाद सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम जो है वो शुरू किया जाना है और बरसाती पानी से सड़कों को नुकसान पहुंचना कोई गैर मामूली बात नहीं है। अच्छा जी, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनकी अंदरूनी सड़कें और गलियाँ मुतालिका टाउन्स की ज़िम्मेदारियाँ हैं और जो बरसाती पानी की निकासी है उसका अमल भी टाउन्स के नहीं ज़ेर अंजाम उनके आता है और उन्होंने ही अंजाम देना है। इसलिए टाउन चेयरमैन और जो तमाम लोग हैं उनकी अंदरूनी सड़कें, गलियों से पानी की निकासी के अमल को तेज़ करें और जिन इलाकों में पानी मौजूद है उसको निकालें। सब बता दिया उन्होंने, मगर ये है कि जैसे गैर मामूली बात नहीं है भाई, दुनिया भर में क्या
देखें दुनिया भर में क्या ये कहते हैं? बारिश से पहले ही कराची की सड़कें टूटी हुई थी। मैं 13 गुलशन का रिहायशी हूँ, तो 13D के अगर देखें इतने से पैचेस थे, जैसे मिराज भाई ने बताया कि 1-1 इंच के छोटे छोटे गड्ढे थे। अब वो ऐसे हो गए 1 फीट 1.5 फीट, गाड़ी अगर जाके लगे ना, सोचें गाड़ी के साथ क्या होता होगा। बुरा हाल होता है। बाइक वाले जाते हैं, हमने दिखाई भी है फुटेज, हमारी सारी टीम, मैं खुद गया बारिश जो हो रही थी उसके बाद। तो मतलब आप सिचुएशन तो देखें शहर की। आपने वो अगर वो मरम्मत कर लेते हैं ना, हमेशा आप समझ रही ये पैच है, ये 3 फीट का पैच था, अगर वो मरम्मत उस वक्त हो जाती ना बरसात से पहले, तो अभी सिचुएशन नहीं। वो गाड़ी उससे गुजरते 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 गड़ा बन गया। और ये पूरे शहर की सूरत हाल है। सिर्फ यहाँ मैं बताऊँ, ये बोल रहे हैं कि टाउन का काम है, टाउन ने काम किया है गुलशन ने बहुत ज़बरदस्त। 13D पे उन्होंने क्या लिया, कचरा जो नहीं होता है वो टूटे हुए पत्थरों का, इन सब का वो ला के डाल दिया। अब वो गाड़ी उसमें से, अब गाड़ी है कोई, मतलब कौन है वो जा रही है वहाँ से धाड़ दौड़ घोड़, मतलब जैसे कि समझिए कि ना कोई मुंजो दड़ों के कोई ऐसी इलाके में पहुँच गए हम कि जहाँ सड़क आज तक बनी नहीं थी। अब ये काम तो नहीं है ना आपका अभी काम। कह रहे हैं ना, लेकिन हायरार्की अगर फॉलो करवाना चाह रहे हो मेयर साहब कि टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी है, आप उनको सुपरवाइज कर लें और करवा लें, उनके सर पे डंडा देके मीटिंग्स करें। आप कहाँ आपने देखा है कि मेयर का कराची का जब से टेन्योर स्टार्ट हुआ, कोई टाउन चेयरमैन को 18 टाउन के चेयरमैन आए हों, कोई एक बड़ी बैठक लगी हो, कोई मीटिंग हुई हो और उस मीटिंग का कोई आउटकम नज़र आ रहा हो? कहाँ है, कौन है टाउन चेयरमैन? कहीं चले जाएँ आप तो उनसे हम पर्सनली तो मिल लेते हैं, पता कर लेते हैं, लेकिन वैसे हमें ओवरऑल कराची की सतह पर कोई हमें प्लान नज़र नहीं आ रहा कि इस तरह से काम करेंगे। बिल्कुल सही है आपका सवाल कि अगर मेयर कराची इन सबको बैठाएं, बोले हाँ भाई क्या मसला, तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस है, तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस है, इतने अरसे में तुमने क्या किया अपने इलाके में, ऐसा तो हमने कोई भी वो नहीं। बैठ के अगर उनको पैसे की ज़रूरत है तो आप बताएं कि वज़ीर आला सिंध से उनसे लिए कुछ फंड्स अरेंज कराएं, क्योंकि उनके पास जो पैसे हैं उसमें तो मेरे हिसाब से वो सड़कें तो नहीं बने। सड़कों की कॉस्ट है भाई, आपकी हाई कॉस्ट पर पहुंच गई है आपकी। एक होती है सड़कें पूरी बनाना, एक होता है मरम्मत। अब उसका पूरा जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, वो ऐसे थोड़ी बनेगी भाई। अब उनके पास जेब में पैसे नहीं हो, क्या करेगा? कचरा ला के डाल देगा सड़क पे, जो मिट्टी का और ये क्या बोलते हैं वो ब्लॉक्स का जो कचरा टूटा हुआ होता है वो ला के डाल देगा। अब जाओ आप उसमें से, ये पूरे शहर में हो रहा है। आप जाएं, ये सड़क बनाना तो दूर की बात है, हर जगह पे इन्होंने कचरा ला के मिट्टी वाला वो डाल दिया कि चल भाई पब्लिक को इस तरीके से चला लो। लेकिन वो बारिश में बह के तो और ज़्यादा उसने ख़राब कर दी ना सूरत हाल वाली बात की, कीचड़ कर दी। और वो गड्ढे इतने, क्योंकि मिट्टी तो बह जाती है, वो गड़ा वहीं का वहीं था और मिट्टी हटने से वो फिर और ज़्यादा जो है ना वो डीप हो गया है। तो आप समझते हैं कि जो टाउन चेयरमैन हैं ये करवा पाएंगे जिस तरह से मेयर साहब असाइन कर रहे हैं? और दूसरी बात एक और ये कि जो ये लोग स्टेटमेंट देते हैं ना, मैं तो किलस के रह जाती हूँ। बरसाती पानी से जो है सड़कों को नुकसान पहुँचना गैर मामूली बात नहीं, मतलब ये यूजुअल है भाई। कैसे यूजुअल है? दुनिया भर में तो मैंने नहीं देखा कि बारिश से सड़कें टूट के और फट जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। देखिए जी, हमारे यहाँ तो जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मामला है, जब सड़क एक कोई बनती है तो उसके लिए बाकायदा टेंडर होता है और कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो जब कॉन्ट्रैक्टर को ही आप 25% और 30% का कट रख के देंगे तो वो तो जाहिर सी बात है फिर वो काम भी ऐसे ही करेगा। तो हमारे यहाँ सड़क को ये भी नहीं देखा जाता कि उसकी मोटाई होती है और उसका जो मटेरियल होता है उसको चेक किया जाता है। चेक एंड बैलेंस होता है कि जी 5 इंच की या 4 इंच की आप सड़क बनाएंगे। यहाँ तो कोई ये चेक भी करने नहीं आता कि उसने 2 इंच की सड़क बनाकर जो है वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो निकल गया, कोई देखने वाला होता ही नहीं है। अच्छा, दूसरा जो आपने टाउन चेयरमैन की बात की, तो भाई शहर में जो टाउन चेयरमैन हैं उनकी सूरत हाल हम सबके सामने है। उनके पास बजट और फंड हो तो आप बात करें ना। आप अगर बैरिस्टर साहब ये बात कर रहे हैं कि टाउन चेयरमैन देखें, तो भाई देखें तो उनको कुछ देंगे तो देखेंगे ना। अभी हाल ही में इसी बारिश के स्पेल में, सीज़न में 2 टाउन्स के चेयरमैन थे खारादर की तरफ के, अलग अलग यूसीस के थे। वो उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई वो जो मौजूदा जो हुक्मरां जमात है उस पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो भाई हमें तो फ़ंड ही नहीं मिल रहा, हम क्या करें? 1 रुपया नहीं है, बल्कि हम तो बाहर भी निकलते तो अपनी जेब से 500, 1000 रुपये, 1500 रुपये रोज़ खर्च करते हैं। और कोई छोटा मोटा मसला हो जाता है तो अपनी जेब से हमें खर्च करना पड़ता है। कोई हमें फंडिंग नहीं हो रही, कोई फंड हमें नहीं मिल रहा। फ़ंड मिलेगा तो हम डिलीवर कर सकते हैं ना। अपने घर से वो कहाँ से और कब तक ला के डिलीवर करेगा? तो ये फ़ंड्स का मसला क्या है, क्यों नहीं मिल रहा? तो फिर क्यों टाउन चेयरमैन और इतने पैसा लगा के आप जो है बल्दियाती इंतखाबात कराते हैं? इसलिए कराते हैं कि वो बेख्तियार पड़े रहें अपने जो है ना ऑफिसों में। इस शहर की बदनसीबी ये है कि इससे पहले जिन लोगों को इस शहर के पावर मिला, उनका ये कहना था कि उनके पास जो है इख्तियारात नहीं है, ठीक है, इसलिए काम नहीं हुआ। अच्छा, आज जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि उनके पास इख्तियारात तो हैं लेकिन फ़ंड नहीं है।
तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बाकायदा साजिश के तहत इस शहर में जो है, जो ख़ास तौर पे ज़िलों में काम करने वाले और टाउन्स की सतह पर काम करने वाले लोग हैं, उनको फ़ंड्स दिए ही नहीं जाते, उनको इख्तियारात दिए ही नहीं जाते कि वो काम कर सकें, क्योंकि सारे काम जो है वो बाला जो है वो निपटा लेते हैं। ये बजट एक्सपर्ट मौजूद है ना, तो बजट में तो इतना बड़ा फंड रखा गया कि डेवलपमेंट फंड होगा, नए प्रोजेक्ट्स नहीं लाए जाएंगे, पुराने प्रोजेक्ट्स को सही किया जाएगा, पुरानी सड़कों को बहाल किया जाएगा। तो कहाँ है वो फंड? वो अगर टाउन चेयरमैन तक मुंतकिल नहीं होते, मेयर कराची साहब भी नहीं लगा सकते, तो भाई कहाँ जा रहा है? मैं आपने खुद कह दिया ना कि नए प्रोजेक्ट कोई नहीं है इस माली साल में। तो पुराने ही सड़कें सही कर दें। पुराने क्या पिछले 10 साल में पूरे कोई एक प्रोजेक्ट बताएं 10 साल में जो मुकम्मल हो गया? चलें आज हम इस पे बात करते हैं। नहीं, कोई एक प्रोजेक्ट का नाम बताएं। S3 14 साल से सुन रहा हूँ। क्या है? वाटर सीवरेज जो आपका ये लियारी नदी जो चल रहा है उसके बीच में ग्रेटर S3 यानी सीवरेज के पानी को ट्रीट करके आपको समुद्र में डालना था, वो पड़ा हुआ है 14 साल से। फिर K4 मंसूबा है, उसके लिए जो कान पकड़ लें आप 8 साल हो गया मुकम्मल। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है भाई? आप मतलब कोई नासा से ला रहे हैं आप? ये रेड लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन, ये तो पंजाब में तो बना के चला के पुराना कर दिया उन्होंने। रेड लाइन जो कराची यूनिवर्सिटी को जो तबाह किया है, और जाके लोगों से आप पूछें, मतलब हम इनको ये है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो प्लानिंग तो करें। आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट आता है उसकी साइड सर्विस लाइन यानी कि ट्रैफिक की फराहमी के लिए उसका काम है, प्रोजेक्ट जो बना रहा है वो उसको क्लियर करके देगा। आप जाएं 13D हसन स्क्वायर है, वहाँ से जाएं, वहाँ पे मछली वाला भी बैठा हुआ है, उधर वो बाइक वाला वो क्या नाम है रिक्शे वाला भी खड़े हुए, बंदे को भी बैठा रहे हैं, उसमें से पूरे 4 रो की जो है 2 लेन में ट्रैफिक जा रहा है। अब फंसे रहो आप, और वही जगह है, मैं तो घर कहाँ से जाऊँगा 13D? सही बात है। अब मसला ये है कि इनको बोलो, कहना जी वो तो प्रोजेक्ट का काम है, तो प्रोजेक्ट आपके अंडर में है ना। अब ये जो आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करो, आपको पता है 1.5 साल बंद रहा, आप काम शुरू, एक मशीन लगी हुई है वो वहीं पे सफाई कर रही है, वो काम कर लो यार। आपने सफूरा से लेके जेल चौरंगी तक आपने सत्यानाश मार दिया। बेड़ा गर्क हो चुका है वाकई। आप काम तो करो ना, आप 100 गाड़ियाँ तो लगाओ, एक गाड़ी लगी हुई आप जाएं उस ट्रैक पे, ये भी जाते होंगे, एक जाके खड़ा होता है, वो एक ट्रक वो खड़ा हुआ है, वो काम कर रहा है। दूसरी बात ये कि वहाँ पर भी अभी हम गढ़ों की बात करें तो वहाँ पे भी एक तो कंस्ट्रक्शन की वजह से और वैसी जो रोड की हालत हो गई है, क्योंकि उस पर से डंपर भी गुजर रहा है, ट्रॉलर भी गुजर रहा है, कंस्ट्रक्शन का जितना आपके पास सामान आना ले जाना होता है उसकी भी आमदोरफ्त है। उसके ऊपर तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए वहाँ पर कि वो भी एक अजियत का जो है ना वो मसला है, और जिसकी वजह से लोगों को परेशानी है। एक और इशू शहर का जो सबसे बड़ा ये है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि जो मेयर कराची साहब खुद भी कहते हैं, अभी इनका नाम आता है तो मुझे 10 मसले याद आते हैं, कि बातें तो इस पर बड़ी हो रही हैं, इजलास भी हो रहे हैं, ख़बरें भी आई, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन। अगर क्या ठेले पतारे खड़े, ट्रैफिक का निज़ाम क्यों तबाह है? क्योंकि तजावुज़ात इतनी हैं शहर के अंदर, और उसके हटाने के लिए हम इतनी दफ़ा बात कर चुके हैं लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आता। तो इसमें कौन रोल अदा कर सकता है? इंतज़ामिया की गफलत है, हाई कोर्ट से भी जो है वो आ गया फैसला कि हटा दें, पुलिस को भी इन्वॉल्व करते हैं। अब और कौन सा इदारा चाहिए? कोई स्पेशल फोर्स बनाएंगे या इसमें भी टर्की चाइना से मदद लेंगे तो ये तजावुज़ात हटेंगी? देखिए, जो सूरत हाल है सर कराची में तजावुज़ात की, हम इसी प्रोग्राम में बैठ के मेरे ख्याल में काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ये तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का फ़ैसला बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया जाएगा, तजावुज़ात ख़त्म कर दी जाएंगी। लेकिन हमने ये देखा कि तजावुज़ात वाला मामला कराची जो है ना, एक तरह से क्या मतलब माफियाज़ का शहर भी है। इसमें आपको गदागर माफिया मिलेगा, ठेला माफिया, पथारा माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, बिल्डर माफिया, मतलब बहुत सारी माफियाज़ जो हैं वो यहाँ पर एक्टिव रहती हैं। और वो माफियाज़ किसकी सपोर्ट से एक्टिव होती हैं? देखिए, सबसे पहले सड़क पर अगर कोई ठेला या पथारा लगाता है तो वो ज़िम्मेदारी है KMC की, जिनकी सड़क है, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड उसके बाद पुलिस का मामला आता है कि जी पुलिस उसको रोके कि भई आपने इस सड़क पर जो है ये सरकारी जगह है, इस पर आपने ठेला या पथारा लगा लिया है। लेकिन हमारे यहाँ KMC, ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, इलाका थाना, ये सब मिलजुल के इस पर काम करते हैं। और देखें, इसके लिए कोई नया इदारा बनाने की या नई फोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स KMC के पास भी है, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स जो KDA है उनके पास भी है, और इसके अलावा फिर एक तीसरी भी एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स बनी थी जो कि रेवेन्यू की अंडर में काम करती है, और वो सरकारी ज़मीनों को जो कि कब्ज़ा हो जाती है उनको वागुजार कराने में उनकी मदद करती है। सारी फोर्सेज आपके पास मौजूद हैं, इलाका पुलिस मौजूद है। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि अगर एक थाना है और उस थाने की हदूद में जो पथारे हैं तो वो थाना ही अगर चाहे तो ये सब सफाई कर सकता है, लेकिन थाना ये कहता है कि ये मेरा काम नहीं है। पैसा जब तक KMC मुतालिका इदारा, DC या असिस्टेंट कमिश्नर उनको अहकामात नहीं देगा रिटन में
उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। तो ये सब यही इतनी इंतजार बातें कर रहा है थे। तो भाई एक ही लेटर सबको छाप दें और सारे जगह पे भेज दें कि आप करें कार्रवाई, हम आपके साथ खड़े हैं और हम ये जो हिदायत जारी कर रहे हैं। तो क्या मसला है? मेयर साहब बातें तो कर रहे हैं। सदर का इलाका है, एम्प्रेस मार्केट के अतराफ का। आपने देखा होगा बचपन से ही कि वहाँ पर पथारे लगे होते हैं। अभी बीच में एक मामला आया सामने कि एक ट्रैफिक पुलिस का एक अफसर था, उसने आला हुक्काम को लिखा कि भाई आप इन पथारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, हम तो हमारी ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ता है। और उसने जाके उन पथारे वालों को बोला भी कि आप यहाँ से हटाओ, क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक जो है वो बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। तो उस शख्स की आप ताकत का अंदाज़ा लगाएं, उसने उसको बिल्कुल मुँह नहीं लगाया। ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर को, जो कि वहाँ का इंचार्ज भी था सदर में एम्प्रेस मार्केट ट्रैफिक सेक्शन का, उसने उसको बिल्कुल मुँह नहीं लगाया। उसने बोला जाओ तुम और जो कर सकते हो कर लो। वो बेचारा थाने पहुँचा, ट्रैफिक पुलिस वाला थाने पहुँचा रेडी। उसने बोला कि ये ऐसा मसला है। उन्होंने बोला जी ठीक है, देखते हैं, करते हैं, कुछ करते हैं। तो मतलब वो उस ठेले पथारों को वहाँ से नहीं हटा सका। उसने लेटर लिखे और जब 3-4 दिन मुसलसल उसने सब लोगों को तंग करना शुरू किया तो उसको सस्पेंड कर दिया गया वहाँ से। उसको ही हटा दिया गया, भाई ये शख्स जो है वो सिस्टम में रुकावट बन रहा है, इसको कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के आप हटा दें। तो एक हमारे यहाँ कराची में पथारे वाला और ठेले वाला इतना ताकतवर है कि उसके लिए इस्लामाबाद तक से फ़ोन आ जाते हैं। बताएं। तो बेचारी पुलिस, तो आपको पता है यहाँ तो सहाफ़ी अगर कोई प्रेशराइज़ कर दे तो वो कांपने लग जाते हैं। तो जब कोई सरकार से और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद से उनको फ़ोन आएगा या कोई सिफारिश आएगी तो वो उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन काम जिसका है वो है KMC, KDA, जिनके पास रोड्स हैं, जिनके पास ये इन चीज़ों को, सारा मामलात को देखना जिनकी ज़िम्मेदारी है, उनका काम है। वो अगर सही लेटर भी लिखेंगे और कार्रवाई भी करेंगे तो कार्रवाई हो सकेगी। बात वही ना कि खामोश बने रहते हैं और बस जो अपनी खबरें हैं वो आती रहती हैं, वो मीडिया पे चल भी जाती हैं, चर्चा भी हो जाता है, बात ख़त्म हो जाती है। तो अंडर द जो है बेल्ट सब कुछ चल रहा होता है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है शहर कायद के हवाले से और हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त हम अगली खबरों की तरफ अगर बढ़ें तो हमारे पास ये भी है कि जी जनाब MQM पाकिस्तान जो है वो टैक्सेस का मसला कौमी असम्बली में उठाने का उन्होंने ऐलान किया है अशरफ खान साहब। और ये कहते हैं कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए गए हैं, जिस पर हम IPPs के ख़िलाफ़ भी उन्होंने गुफ्तगू की और हम देख रहे हैं कि बिजली में भी इजाफा हो रहा है, जिस पर MQM जो है वो बार बार पॉइंट रेस कर रही है। इस वक्त बहुत ज़बरदस्त बात कर रही है। मतलब अभी तो एक टैक्स की जो बात कर रहे हैं, बिजली के बिल में आया है, म्यूनसिपल टैक्स जो आया है उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं ये कि आवाम पे बोझ पड़ रहा है बिजली के बिल में। अच्छा, अगर हम KMC का जो टैक्स लगा है म्यूनसिपल टैक्स, तो इसमें जब मेयर कराची से हम 1-to-1 मुलाकात हुई थी तो हमें उन्होंने कॉमर्स रिपोर्टर को समझाने की कोशिश की कि ये घर के साइज़ के हिसाब से होगा। लेकिन जब हमने खबर दी, यानी कि जब ये आया तो मैंने बिल में देखा तो इन्होंने यूनिट्स के हिसाब से दिया। याद होगा आपको पहले बताया 40 रुपये था, 80 रुपये था, 100 रुपये था, 120 रुपये था। और कमर्शियल और इंडस्ट्री का 400 रुपये, यानी कोई दुकान है 400 रुपये फिक्स है उसका, हर महीने आएगा। सही है। अब मसला ये है कि आपको पैसे दें तो आवाम तो यही सवाल कर रही है ना। काम, एक वीडियो आपने देखी थी वायरल, एक दुकानदार ने क्या किया, 400 रुपये का आया, उसकी दुकान बंद थी, काम ही नहीं था, उसने कचरा अपने वहाँ का उठा के जो KLT के दफ्तर में फेंक दिया, भाई कि तुम्हें पैसे दे उठाओ आप। अब मसला ये है कि हमें ये समझना होगा जो सिस्टम है हमारा वो इतना ख़राब हो गया क्योंकि KMC कह रही है कि हमें टैक्स दो, हम कचरा उठाएंगे। आप कचरा मतलब कब उठाया आपने? मेरे घर पे आता है तो वो उसको हम पैसे देते हैं। किसी भी इलाके में जाएं, कचरा उठाने वाले को हर कोई पैसे दे रहा है, वो आता है लेके चले। आपको पता है कौन सी टीम है? अगवानी यहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं, हमारे पास एक्शन भी नज़र आया। अभी भी आप जाके देखें मेरी तरफ आके वो अगवानी साइकिल वाला जो आजकल रिक्शा चल रहा है उस पर आके कचरा लेके जाता है। मगर यहाँ पे जो मुतलका इदारे हैं, सवाल ये है उनसे कि हाई कमान से ऑर्डर आया था कि जो भी गैर मुतलका अफराद हैं, गैर कानूनी अफराद हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको आप इस शहर से निकालेंगे। अब इस शहर में आपको हर कोई नज़र आ रहा है, अगवानी भी नज़र आ रहा है, आपको कचरे चुनने वाले आप जाके देखें कौन है। अगर ये इनको
यहाँ से अगर आपने कर दिया, कराची की और बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि जिनको काम करना है, जिन इदारों को, उन्होंने काम ही नहीं करना है। हमने इंक्रोचमेंट की बात की, इंक्रोचमेंट के लिए 4 इदारे बने हुए, काम करते हुए नज़र आते नहीं आते। कचरे के लिए इदारे बने हुए, वो काम करते हुए नज़र आते नहीं आते। हाँ, बयानबाजी सबकी आती है। MQM बोल रही है, तो MQM को अगर बोला जाए टैक्स के ऊपर, तो आप टैक्स के लिए उस वक्त हामी क्यों भरी थी? ये तो भाई आया ना, असेंबली में सवाल उठा देते, कौमी असेंबली में थे, सूबाई असेंबली में भी थे, तो आप उठाते ना। MQM सूबाई असेंबली में बैठे हुए, ये आप उठाते भाई कि क्यों लगा रहे हैं मेयर कराची, ये तो जुल्म है आवाम के साथ। अब जब सब कुछ हो गया, अब जब देख रहे हैं कि वो IPPs के ऊपर वो मुस्तफ़ा कमाल साहब बोल रहे हैं, तो जब नहीं तो बोलें तो भी मसला है, नहीं बोलें तो भी मसला है कि हाँ तमाशाई बने रहते हैं, फिर ये भी तो बात होती है। नहीं तो इतने सालों से जब देखें ये मुआहदे हुए थे, उसके बाद ये कब से हैं हुकूमत में? 2008 से लेके हम गवर्नमेंट जब आना शुरू हुई, तो मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के बाद 2008 से 2013 की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी। जरदारी साहब थे, नून लीग भी थी, MQM भी थी, उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट, उसमें भी ये बैठे हुए थे। तो आप उस वक्त क्यों नहीं आवाज़ उठाई थी? आपको नहीं पता था? आपने तो मिनिस्ट्री ली हुई थी, अभी भी मिनिस्ट्री ली हुई है आपने। जो सिस्टम है, देखें इस सिस्टम में इन सारे मिनिस्टर को सब पता है। कौमी असम्बली में जो इनकी स्टैंडिंग कमेटी की, जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास होता है, उसमें सब चीज़ें सामने रखी जाती हैं। अभी जब ये लास्ट मीटिंग हुई है IPPs का, बोला मुआहदा सामने रखो, क्यों नहीं रखा आपने? भाई आपके असम्बली के मेंबरान हैं, इलेक्टेड लोग हैं, उनके सामने रखो कि कौन सा मुआहदा है। आप मुआहदा नहीं रख रहे हैं क्योंकि लोगों के नाम सामने आ जाएंगे। वो 40 ख़ानदान कौन से हैं IPPs के जो लोगों को लूट रहे हैं? 24 रुपये पर यूनिट, यानी कि आप सोचें मेरी बिजली बन रही है 11 रुपये की। आपको पता है बिजली कितने की है? पाकिस्तान में जो बिजली बन रही है वो 11 रुपये की है, विदाउट टैक्स बता रहा हूँ। 24 रुपये कैपेसिटी चार्जेज़ हैं। फिर उसके बाद आपका जो कर्जा है सर्कुलर डेट का, वो 3 रुपये 23 पैसे वो है। फिर आपने फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज देने, तो टोटल मिला के आपकी कीमत क्या हुई? आपकी हुई मतलब 50 रुपये के करीब। फिर आप टैक्स लगा लें तो 18 रुपये टैक्सेस लग गए। आपको तो पता ही होगा अशरफ भाई कि रीजन में हमारे पूरे सबसे महंगी बिजली हमारे मुल्क में मिल रही है। पूरे रीजन में जी इतने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं कि सबसे महंगी बिजली बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, और आवाम जो है वो अभी हर किसी के घर का मसला आपको पता है। आपका घर हो, मेरा घर हो, कैमरामैन का हो, किसी का भी हो, बिजली का बिल। मेरे घर में अगर उनको पता है कि बिजली का बिल नहीं भरा तो क्या होगा आपको पता है ना? बिजली काट दी जाएगी। मैं बच्चों को स्कूल भी भेजना है, मुझे राशन भी लाना है, बिजली का बिल भी भरना है। तो ये सब मैं अब सेकंड प्रायोरिटी पे हो गया। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? बिजली का बिल भरना है। और डेट ऐसी है, तनख्वाह नहीं है, डेट अगर नहीं भरेंगे वो आ जाएंगे काटने के लिए। अब तो ऐसी शिकायतें आ रही हैं, 1 महीना होता है नहीं भरा, वो आ जाते हैं काटने, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए चोरी, उसके खिलाफ एक्शन लो, ये इनके मज़े आए हुए हैं। ये बेचारे वो नहीं देख रहे। मैंने बोला तो जहाँ पर कुंडे चल रहे हैं, जिन इलाकों में बड़े बड़े फीडर्स के ऊपर जो है वो कुंडे लगाए हुए हैं लोगों ने, वहाँ पर आप जाके कार्रवाइयाँ क्यों नहीं करते? वही वाली बात है ना कि जो बिल भर रहा है आप उसका तो अगले दिन काटने पहुँच जाते हैं। आपको नहीं पता कि आपके तारों में बिजली कहाँ से हो रही है, या जहाँ पर लोड शेडिंग आप इस नाम से ज़्यादा कर रहे हैं कि जी वहाँ पे पूरा नहीं हो रहा, तो आप जाके देखें कि क्यों नहीं हो रहा भाई। देखिए इसमें कुछ मसाइल हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सियासी मुदाखलत का बहुत सामना है। अच्छा, बात यह है कि के इलेक्ट्रिक अपना बजट तो पूरा कर लेती है। उनको तो पता है कि उनके जो लगे हुए हैं PMTs वगैरह, उसके साथ भी एक मीटर होता है। उनको पता होता है कि भाई मैंने इतनी बिजली यहाँ देनी है, इतनी खर्च होनी है। अब उसमें से जो बिल दे रहा है वो तो बेचारा दे ही रहा है, लेकिन जो बिल नहीं दे रहा उसका बिल भी फिर वही लोग देंगे। क्यों? क्योंकि जब इनकी टीमें वहाँ पर जाती हैं तो उसमें कई दफ़ा सूरत-ए-हाल ख़राब हुई है। महमूदाबाद और आज़म बस्ती की तरफ अगर आप कभी गुज़र हो तो आपको कुंडे भी नज़र आएंगे, लेकिन वहाँ पर नहीं जा सकती कि इलेक्ट्रिक की टीमें काटने के लिए, ऑपरेशन के लिए। इसी तरह सज्जानी टाउन के बहुत सारे इलाके हैं, नॉर्थ कराची के भी इलाके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक सियासी पार्टी का इलाका हो। यहाँ जिस सियासी पार्टी का जहाँ वज़न है और मजबूत हैं वो वहाँ, तो वहाँ पर वो अपने लोगों को ये सोच के सपोर्ट कहते हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं आपकी, कि भाई आप कुंडा चलाएं और आपको जो के इलेक्ट्रिक वाले हैं वो कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, उन सब का हो ये रहा है कि भाई जिसका लाइन्स एरिया ले लें, जिसका कुंडा सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है, और उनका बिल जो है वो हमें और आपको पे करना पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है, अभी जैसे अशरफ भाई ने जिक्र किया कि हमारे यहाँ देखें के इलेक्ट्रिक का बिल अब इतना तो हो गया है ना कि हर आदमी ये सोचता है कि नहीं यार इस बिल को पहले पे करना है और टाइम पे करना है। यानी कि कानून पर अमल दरामद के लिए उसकी सोच पैदा हो गई है उसमें, ठीक है। तो अगर ऐसी सोच हमारे यहाँ जो माशरे में, जो हमारी जहाँ से बात शुरू हुई थी,
जो लोगों में एक वो तासुर हो गया, एक जल्दबाजी का, कानून तोड़ने का, ये सब करने का। तो जब आप पे, तो इससे साबित हुआ कि जब आप पे सख्ती होती है, कानून अगर सख्त होता है तो फिर आप कानून को फॉलो करते हो। उल्टी बातों में सख्त हो रहा है ना, सीधी बातों में तो लेकिन आप जब आप कानून सख्ती नहीं कर रहा आप पे, तो आप उसको फॉलो भी नहीं कर रहे। तो अब जहां आप इसका इतना बड़ा बिल पे कर सकते हो और परेशानी से पे कर रहे हो, तो फिर कम से कम ट्रैफिक के मामला जो हैं उसमें भी यही काम करें। कारोबार जो कर रहे हैं उसको भी कानूनी उसमें जो है मामलात हैं उसको पूरा करें। तो मेरे ख्याल में इससे कुछ माशरे में सुधार पैदा हो सकता है। लेकिन फिर भी बात यही आएगी कि ज़्यादती है और हुकूमत को कोई ना कोई सब्सिडी ज़रूर देनी चाहिए ये बिजली के बिलों के मामले में, क्योंकि लोग वाकई बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं और जो कई महीनों से भर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में कि एमके में जो मुतालबात कर रही है, टैक्सेस का मसला कौमी असम्बली में लेके गई है, तो फिर ये ठीक है क्या? कम अज़ कम अवामी जो इशू है वो तो रेस कर रही है ना वहाँ। खैर अच्छी बात है। देखिए, बात तो वही अशरफ भाई वाले में दोबारा रिपीट करूँगा कि जो वक्त था ना जब कहने का, जब बोलने का, जब खड़े होने का, स्टैंड लेने का, तो उस वक्त इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, अच्छा अब हम इसको ये कहेंगे कि देर आयद दुरुस्त आयद। ठीक है, देर से सही चले, कराची वालों को ख्याल तो आ रहा है इनको, अगर वो इस पर ये जंग लड़ते हैं और इस जंग में उनको कामयाबी मिलती है तो ये कराची वालों की भी फतह होगी और कराची वालों के थोड़े बहुत आंसू पुछ जाएंगे। क्योंकि क्या फतह हो रही है? जमात इस्लामी ने पिछले दिनों इतना बड़ा धरना दिया, इस्लामाबाद, कराची में एहतजाज किए, ये वो, उसका आउटकम क्या है ना? बिजली सस्ती हो गई, महंगी हो गई, उसके बाद से उसके बाद मुसलसल बढ़ी रही है। मैंने तो नहीं देखा सस्ती हुई। अच्छा, हमने ये देखा है कि जब भी कोई एहतजाज हो या सोशल मीडिया पर कोई चल रहा हो मामला कि भाई ये गलत हो रहा है कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, हमेशा ये देखा है कि उसके फ़ौरन बाद जो है ना 2 या 3 रुपए 4 रुपए बढ़ जाते हैं। तो है क्या, हल क्या है? फिर खामोश तमाशाई बने रहें और जो दिल चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक का सफ़ेद आती उसको भरते रहें उसके मुंह में। भाई अभी जो लास्ट मैंने दिया, अभी जो इस अगस्त के आखिरी में रोज़ जो है हियरिंग हुई है नेपरा की, हैरान होंगे आपके मुल्क के तमाम डिस्कोर्स ने कहा है कि फ़ी यूनिट जुलाई के लिए 31 पैसे सस्ती कर दें बिजली। कितनी? 31 पैसे। के इलेक्ट्रिक की जो दरख्वास्त गई वो कह रहे हैं 3 रुपये 9 पैसे महंगी कर दें। अब वहाँ पे यही सवाल हुआ, वो रोक दिया गया डिसीजन, अब देखें कब आता है वो। मगर ये हैरान कुन बात है कि पूरे मुल्क अगर RLNG से आपने बिजली बनाई, ठीक है, और उन्होंने भी बनाई, उन्होंने भी कॉस्टिंग, उन्होंने 31 पैसे का सस्ती कर दो। मुल्क के तमाम डिस्को जो बिजली बनाने वाले हैं, हैस्को, लेस्को वगैरह, इन सब का जो आ रहा है, वापडा वगैरह, सब ने कहा 31 पैसे पर यूनिट सस्ती कर दो, अब हमको रिलीफ दे दो। उन्होंने गुनाह कर दिया। इन्होंने कहा 3 रुपये 9 पैसे जुलाई का FCA जो सितंबर में आएगा लग के, अगर मंजूरी होती है तो उसमें ले लें। मतलब अजीब सी सिस्टम है। यानी आप कह रहे हो बिजली महंगी आपसे बनाई है आपने, पूरे पाकिस्तान में तमाम बिजली बनाने वाले जो घर हैं वो कह रहे हैं कि सस्ती बनी है बिजली, और आपने अलग पावर प्लांट चलाया है कि आपने महंगी कर दी। मतलब खुदा का रहम करें, मतलब यहाँ पे आवाम को कुछ सांस लेने दें। इस वक्त जो बिजली का जो रेट है ना इतना हाई है कि एक एक यूनिट पे लोग डर रहे हैं। मतलब एक गरीब आदमी का देखें बिजली का बिल जिसका 2000 आता था, पूछें आप उनसे कितने का आ रहा है। मतलब उसके घर में क्या AC लगा हुआ है? 2000 का बिल नॉर्मल से, आप खुद कह रहे हो, आपको पता है 2000 रुपये का बिल है ही नहीं, अब तो 4-5 200 चार्जेस हैं। 200 यूनिट कराची में 35 लाख कंज्यूमर है जिसके यहाँ मीटर लगे हुए हैं, उसमें 200 यूनिट वाला जो गरीब आदमी जिसके यहाँ AC नहीं है, वो नहीं है, बहुत हाई चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक फ्रिज है, आपकी मोटर है, फ़ैन चलते हैं और TV चलता है, उसका 200 यूनिट वाले पता है कितने कंज्यूमर है आपके कराची में? कराची में वो टोटल है 60%। तो इसका मतलब अभी मुझे वो भी खबर याद आ गई कि ये जो 60% कंज्यूमर्स हैं उसको पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो फ्री सोलर पैनल्स दिए जाने का जो है वो ऐलान किया गया था। तो उसका क्या हुआ? सोलर पैनल्स देने का ऐलान तो बिल्कुल किया गया था, और अभी हमने देखा 2-3 रोज़ पहले एक तकरीब भी हुई थी जिसमें काफ़ी लोगों को सोलर पैनल्स उन्होंने दिए भी हैं। लेकिन सोलर पैनल के देने का मकसद ये है कि आपको भी कुछ मालूमात होगी सोलर पैनल के बारे में, मुझे भी है, अशरफ भाई से भी हमने कई मालूमात कई बार इस बारे में ली है, क्योंकि हम भी ये सोच रहे थे कि भाई बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो सोलर पे चले जाएं। लेकिन सोलर पैनल लगाना भी इतना आसान नहीं है, और उसके लिए भी एक अच्छे और बड़े इस अमाउंट की जो है वो ज़रूरत है। 200 वाले की बात हो रही है ना, कि आप तो चलें बड़े सेटअप की बात कर रहे हैं कि वो 10-15 लाख रुपए में पहुंच रहा है, लेकिन हुकूमत ने तो ये कहा था कि छोटे जो है पैमाने पर जिनकी कंजम्पशन कम है उनको सोलर पे मुंतकिल करेंगे, और ये हमारा ये मंशूर में भी शामिल था
बिल्कुल बिल्कुल, और ये हुआ भी, मैं बता रहा हूँ आपके सीएम साहब ने एक तकरीब भी अभी 3 दिन पहले की थी, जिसमें लाइव तमाम ही टेलीविजन्स पर जो है टेलीकास्ट हुआ था। उसमें कई ख़ानदानों को उन्होंने ये सोलर की प्लेट्स वगैरह दी हैं, और जाहिर सी बात है वो लगाएंगे, लगाने के बाद हो सकता है उनके लिए कोई आसानी पैदा हो जाए। लेकिन कराची में अभी तक जो है ऐसी कोई सूरत-ए-हाल हमारे नज़र से नहीं गुजरी कि कराची में किसी ख़ानदान को ये दिए गए हों। लेकिन अभी प्लान चल रहा है, जाहिर सी बात है, तो हो सकता है कि अगले फ़ेज़ में कराची वालों को भी दी जाएँ। लेकिन ये है कि सोलर पैनल देने के बजाय अगर ये कोई इसको सब्सिडाइज़ कर दें, इसको सब्सिडी दें हमें बिजली के ऊपर, क्योंकि एक बात तो तय हो गई कि इलेक्ट्रिक बाज़ाहिर जो भी इदारा है, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे मामलात और ऐसी क़ुव्वतें हैं कि जिनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, और उन्हीं के कहने पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस और सरचार्जेस वगैरह जो वो भी इसमें ऐड हो रहे हैं। तो बात ये आती है कि आखिर में हमें तो हमारी नज़रें किसकी तरफ होंगी? हमारे हुक्मरान, सिंध के हुक्मरान और पाकिस्तान के हुक्मरान, ठीक है ना। हाँ, तो हमारी नज़रें उन पर लगी हुई कि वो इस मुश्किल घड़ी में, और जबकि वो खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, सही, तो कोई ऐसा रास्ता निकाल दें। सोलर भी बहुत अच्छी बात है, सोलर पैनल भी दें, लेकिन कोई ऐसा रास्ता निकालें कि कम से कम बिजली के बिलों में कुछ ना कुछ रियायत जो है वो तो ये कहा था आवाम को मिल सके। इंडिपेंडेंट करना है सिंध को बिजली के मामले पर। सोलर तो खाली ये घरों में ना सिर्फ देने का ऐलान था, बल्कि अशरफ भाई आपने देखा ही होगा सोलर पार्क लगाना था, केंजर पे फ्लोटिंग पार्क बनाना है, सोलर फ्लोटिंग पार्क, और ये और वो, और कराची में जो है वो बड़े बड़े सोलर पार्क बनने, तो नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं, अभी इट विल टेक टाइम, क्योंकि जगह चाहिए, ज़मीन सरकारी देनी होगी, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आ रही हैं ये। अच्छा, ये है कि मैं बताऊं 500 मेगावाट सोलर का पावर प्लांट लगने जा रहा है किंजर झील पे फ्लोटिंग, और इन्होंने ये कहा है उससे जो बिजली बनेगी वो हम देंगे नेशनल ग्रिड में, और वो हम टारगेट करें फर्स्ट मरहले, पहला मरहला में जो बताया है नासिर हुसैन शाह ने, और ये कैटेगरी के इन्होंने बिलावल जरदारी साहब को भी दिया, सदर जरदारी से भी मिले थे, उसमें बताया, और उसमें ये बताया कि 200 यूनिट वालों को हमने जो बिजली बनाएंगे ये नेशनल ग्रिड में दिया, जब इनका बिजली का बिल आएगा तो 200 यूनिट वालों को फ्री कर देंगे। ये उन्होंने अभी इनिशियल प्लान दिया। तो वर्ल्ड बैंक की टीम भी आई थी, उन्होंने भी देखा तो ठीक है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, बहुत ज़बरदस्त प्लान है, 500 मेगावाट आपने लगा दिए, तो मगर आपने वो भी इंजीनियरिंग देखे ना कि 500 मेगावाट अगर पावर प्लांट लगेगा सोलर का केंजर पे, वो 500 पावर प्लांट 24 घंटे तो नहीं चलेगा जब तक सूरज है, और अगर आपका दिन का जो है आपको जो बिजली बना के देगा मैक्सिमम 8 घंटे या 9 घंटे दे देगा, जो एक्सपर्ट भी आपको बता सकते हैं। 9 घंटे का अगर 500 मेगावाट सिस्टम में आया तो यहाँ तो हम 24 घंटे चल रहे हैं, तो 200 यूनिट करने के लिए आपको प्लान करना हो वो कितना यूज़ कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं 500 मेगावाट का अगर सिस्टम लगा रहा हूँ और ये पूरे दिन में कितना यूज़ कर रहा है, उसके बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है। अब इन्होंने कहा है 200 को फिर 300 वालों को डालेंगे, क्योंकि जैसे आपको याद हो मंशूर साहब पीपल्स पार्टी के इलेक्शन में 300 यूनिट वालों को फ्री बिजली देंगे। अब ये जो प्लान है सोलर के लिए कोई आपको लंबा अरसा नहीं है कि 10 साल 15 साल पूरा आपको लगाना है उस पर, और वो उसको फिक्स करना है। मैक्सिमम जो हमने पूछा था उन्होंने कहा था 6 महीने लग जाएंगे, और अलग अलग मरहले में इसको मुकम्मल करके, क्योंकि बाहर की टीम को देंगे, पब्लिक प्राइवेट आप हैं एज ए इन्वेस्टर, आपको कहा ये जगह हम दे रहे हैं यहाँ सोलर लगाएं, और जब आप बिजली बना के देंगे हम आपको पैसे दे देंगे, आप लगाएं इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे पैसे भी नहीं लग रहे हैं ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। के इलेक्ट्रिक भी ये करने जा रहा है, हब की तरफ कर रहा है, कराची में भी कर रहा है, और इन्होंने लगाने जा रहे हैं तकरीबन 300 मेगावाट का, इनको बेड्स वगैरह मिल गई हैं। अब मसला ये है कि कुछ भी लगेगा ना रमशा में, समझ रहे हैं ये पावर प्लांट लग जाएगा, मैं बिजली बनाऊँ, मुझे इजाज़त लेनी है नेपरा से। अब नेपरा हियरिंग करता है 6 महीने पुरानी की, अभी जाके यानी पिछले साल की हियरिंग, तो ये वाली अगर इजाज़त नहीं दी, वो कहेंगे हमारे पास सिस्टम मेन ये है कि अगर हमारा सस्ती बिजली आ गई और नेशनल ग्रिड में गई, तो जो बिजली पड़ी हुई है पहले से, जो कैपेसिटी चार्ज हमारे गले में आ गई नहीं, तो बात है ना, प्रायोरिटाइज ही नहीं कर रहे ना कि कैपेसिटी चार्जेस के मसले को, आईपीपीस के मसले को हल करें, सोलर की तरफ बढ़ना है तो बढ़ें। और जो जैसे अब भी बता रहे हैं कि भाई सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, थरकोल भी बन रहे हैं, ज़खायर भी मिल रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि चीज़ें हल होती हुई नजर नहीं, जैसा चल रहा है उससे ज़्यादा बदतर ही हुए जा रहा है, बजाय ऐसे कि बेहतरी आए। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, आपने वक्त दिया। महराज भाई आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर हो गए।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम अपने मौजू की तरफ बढ़ेंगे कि अपनी मदद आप कैसे करें। अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात करते जहाँ से हमने शो का आगाज़ किया था कि कौमें तभी बनती हैं और हुक्मरान भी हमारे ऊपर वैसे ही मुसल्लत किए जाते हैं जैसी कौमें होती हैं, और कौम को कौम बनने के लिए जो है वो स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, सोच की ज़रूरत होती है, तदब्बुर की ज़रूरत होती है, आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा जब हर शख्स अपनी इंडिविजुअलिटी पे काम करेगा, इनफरादी सतह पर, इनफरादी तौर पर अपनी शख्सियत में निखार पैदा करेगा और अपना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंट्री, टुवर्ड्स जो है नेशन देना शुरू करेगा। तो अपनी मदद आप करनी है। जुमला तो बड़ा सुना है कि भाई खुद करना है, जो भी कुछ करना है। स्टेट को ना देखें, आप किसी और की तरफ ना देखें, कोई और आकर आपको सहारा नहीं देगा, सपोर्ट नहीं देगा। लेकिन ये सब कुछ करना कैसे है, होता कैसे है, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नाइमा सईद साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। और साथ साथ मेरे साथ मल्हान औज भी मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा नाइमा, कि कहना तो बड़ा आसान है कि जी अपनी मदद आप करनी है, खुद अपने लिए खड़े होना है, खुद सब कुछ करना है। लेकिन ये जो रास्ता वज़ा करना होता है, ये एक मुश्किल काम है, समझ नहीं आ रहा होता। तो कैसे होता है ये? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान अपनी मदद हमेशा आप खुद की ही कर सकता है। और जब हम एक माशरे में रहते हैं तो वहाँ पर जो है वो एक इंडिविजुअलिज़म के साथ साथ जो है वो एक इज्तिमाई सोच भी होती है। लेकिन देखिए, इसमें सबसे जैसे कह सकते हैं कि लीड जो करती है वो एक इनफरादी सोच करती है। अब इनफरादी सोच जो है उसका पॉजिटिव होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये पॉजिटिव कैसे होगी? पॉजिटिव जो है वो शऊर के ज़रिए होगी। शऊर कहाँ से आएगा? अब सवाल ये पैदा होता है कि शऊर कहाँ से? आप इतने बाशऊर हों कि अपनी मदद आपके लिए कोई प्रोग्राम वज़ा करें, या कोई आपके पास आइडियाज़ हों, आपका जहन इतना ज़रखेज़ हो, तो इसके लिए आपके पास कोई ना कोई स्किल्स या तालीम का होना ज़रूरी है। और मैं कहती हूँ तालीम के साथ साथ तरबियत का होना बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास एक गाइडलाइन हो। अच्छा, अब तरबियत वो इदारा है कि जहाँ पर आपके जदीद तालीमी इदारों से ज़्यादा ये फैमिली से, कल्चर से, आपके सराउंडिंग से जो है वो आप हासिल करते हैं। ठीक है, आज से अगर हम हज़ारों साल पहले देखें, सैकड़ों साल पहले देखें, हमें बड़े तरक्की याफ्ता शहर मिलते हैं। हम मोहनजोदड़ो की एग्जांपल हमारे सामने है, वहाँ का सर्विस सिस्टम हमारे सामने है। आज भी हम जो है वो देखते हैं कि वहाँ कितने सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो काम हुआ हुआ। तो वहाँ उस वक्त कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। वही जो है वो एक विजडम थी, क्यूमुलेटिव विजडम थी, जो सदियों से जो है वो चल रहा था। तो एक ज़रखेज़ जहन था। ये जो आपाशी के तरीके हैं वो कहाँ से आए? यकीनन ये सेल्फ हेल्प के ज़रिए ही आए ना। ये इंसान ने जो है वो ट्रायल एंड एरर से सीखा, उसके बाद जो है कोई तरबियत थी। इसके लिए जो है वो बड़े बड़े तालीमी इदारे ज़रूरी नहीं होते। ये चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली जो है जो आगे जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। अच्छा, इसके बाद जो है आप जो हम आज का जो मौजू है सेल्फ हेल्प या अपनी मदद आप के तहत हम क्या कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, अपनी मदद आप के तहत हम अपना अच्छा फ्यूचर डिज़ाइन कर सकते हैं। हम अच्छे अपने नुमाइंदे जो है वो उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि देखें, मेजॉरिटी के सामने, मेजॉरिटी इज़ ऑलवेज अथॉरिटी, मेजॉरिटी के सामने जो है वो कोई चीज़ जो है वो टिक नहीं पाती। लेकिन ये मेजॉरिटी जो है वो सही सिमत में जो है वो गाइड हो, मिसगाइड ना हो। अब ये शऊर होना चाहिए कि सही रास्ता क्या है और नुकसानदेह रास्ता क्या है। सबसे बड़े पहले तो ये शऊर भी होना ज़रूरी है ना कि मेजॉरिटी बनाने के लिए हर इंडिविजुअल का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही मेजॉरिटी बना रहे हैं और वो मेजॉरिटी के तौर पर अपने आप को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वही वाली बात कि हर शख्स जो है ना अपने आप को, और फ़िज़ा भी ऐसी कायम हो चुकी है कि बहुत जो है ना हमने बिलो द बेल्ट कर लिया है। हम बहुत ज़्यादा जो है वो डिसहार्ट हैं, मायूसी का आंसर जो है वो नौजवानों में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे माहौल में किस तरह से जो है ना वो आप ग्रो कर सकते हैं शख्सियत के तौर पर भी, और जो है क्या कहते हैं तमाम तरह से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? जी, इसमें यह है कि अगर हम सेल्फ हेल्प या आपका जो सवाल है उसको हम ध्यान में रखते हुए अगर बात करें तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आप एक इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, एज अ नेशन किस लेवल पे आप क्या क्या रोल है। वरना इंसान और जानवर में यही फ़र्क है, वो चीज़ें प्लान करके आगे बढ़ता है। वो इंडिविजुअल लेवल पे तो वही देखे कि वो आज जहाँ पे है वो किस सिनेरियो पे है, किस पैराडाइम के अंदर मौजूद है और उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं और उसका बेहतरीन इस्तेमाल करे अपने टाइम का। एक कामयाब शख्स और एक नाकाम शख्स में सिर्फ कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ होता है वो उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो टाइम, जो हर एक के पास एक ही टाइम है, वो उसको किस तरीके से एफिशिएंटली काम में लेके आता है और वही चीज़ उसको आगे की तरफ लेके चली जाती है। आपको ये मैटर नहीं करता कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास दो गाड़ियाँ खड़ी हों, मर्सिडीज़ और कोई और सी गाड़ी,
आप उसमें किसको प्रेफर करेंगे, कौन सी गाड़ी आगे तक जा सकती है। आप कहेंगे एक जो अच्छी ब्रांड की गाड़ी होगी उसका नाम लेंगे, लेकिन गाड़ी वो आगे जाएगी जो पेट्रोल होगा और जो आगे चल रही होगी। मैटर ये नहीं करता आपके अंदर कितना आप क्या हैं, मैटर ये करता है आपकी एफर्ट क्या है। और हर कौम, हर इंडिविजुअल, हर फैमिली के अंदर हमें ऐसे अशख़ास मिल जाते हैं जो वो बिल्कुल अलग निकल जाते हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हो तो आप जहाँ मौजूद हैं, आप मैटर नहीं करता आप वीक हैं जहनी तौर पे, किसी भी हवाले से आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उसको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपनी लर्निंग पे, अपने आगे के जो चीज़ आपके साथ रहेगी, मॉनेटरी टर्म्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ये सब चीज़ें आती हैं चली जाती हैं। ये तो आपका एक फेज़ है और अच्छे बुरे हालात में आपको ये समझना होगा कि लाइफ इज़ अ प्रोसेस। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ, और बुरे हालात आपको एक नेमत होती है, आपको प्रिपेयर कर देती है कि आप जो है आगे के लिए गैर ज़रूरी चीज़ों से अपने आप को एलिमिनेट करें, जंग को अपनी लाइफ से, और फोकस करें अपने गोल्स पे। इंडिविजुअल लेवल पे आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, और यही चीज़ आप फैमिली को भी आगे लेकर बढ़ सकते हैं। जब एक एग्जाम्पल बन जाता है, हम सब एक दूसरे से मुतासिर हो रहे होते हैं, फैमिली के अफराद भी एक दूसरे से मुतासिर होते हैं रिलेटिवली, और यही चीज़ें मुल्कों की तरफ, सोसाइटी की तरफ लेके जाएगी होती है। आप चार्ट आउट कर लें कि आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के लेवल। फॉर एग्जांपल कई हवाले हैं कि फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए। आप सोचें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें, उसको कम कैसे कर सकते हैं, कर्टल कैसे कर सकते हैं। आप ये सोचें आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना है, आप गैर ज़रूरी कंजम्पशन कितनी है। आप अगर इन चीज़ों को जॉट डाउन करके एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, आप रोल पॉजिटिव आपको वहीं पे शुरू हो जाएगा। इसमें हमारा उल्टी थिंकिंग है हमारी, जो मल्हान बात करें ना, इसमें हम सब बतौर कौम ही उल्टा सोचते हैं, यार मेरे करने से क्या होगा। बिल्कुल है ना, हमारा पैटर्न ये है। जैसे आपने जो मिसालें दी, अब कार्बन फुटप्रिंट की आप बात करें, लोगों को पता ही नहीं है। फिर दूसरी बात ये, हम एक दरख्त लगाने का कहते हैं, लोग मेरे दरख्त लगाने से क्या हो जाएगा। तो बात ये है कि हम ये करने नहीं चाहते। अगर सभी गुटखा फेंक रहे हैं और दीवार पे मार रहे हैं, तो लो मैंने भी मार दी, तो कौन सी बड़ी बात है। अभी तो हमारा जो पर्सनल एटीट्यूड है टुवर्ड्स द थिंग, वो ये है कि मेरे करने से कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। लो मैंने भी अगर कचरा बाहर फेंक दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो पहले इतना कचरा पड़ा हुआ है। तो जो इतना करके इतना बड़ा हो रहा है, और इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो रोल मैं कर सकती हूँ नहीं है, क्या होगा वाला एटीट्यूड है हम लोगों में। तो बिल्कुल, एक ट्रैफिक सिग्नल पे आप देख लीजिए, ट्रैफिक जैम क्यों होता है। ट्रैफिक जैम जो है होने की कोई जो है वो आफाकी वजूहात नहीं है, वो हम ही होते हैं। आप कभी कभी कहते हैं कि यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं था, भाई क्यों रश था। वो इसलिए कि हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, क्योंकि मेरे वेट कर लेने से क्या होगा, वो भी तो जा रहा है, राइट वाला, लेफ्ट वाला भी तो जा रहा है, हम रॉन्ग साइड जाने से क्या हो रहा है, सभी जा रहे हैं। अगर मैं चला जाऊँगा तो क्या हो जाएगा। वो ये करते करते जो है वो हम पॉजिटिविटी से जो है वो दूर होते चले जाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन, मैं फिर ये कहूँगी कि मैं यहाँ पर जो है वो कानून की रिट की बात कर रही हूँ कि हम कानून की रिट कैसे कायम होगी, जब शऊर होगा कि हम कानून का मानना हमारे ही फ़ायदे में है। अगर मैं किसी रूल को फॉलो कर रही हूँ तो ये मेरे अपने बेनिफिट में है, ये ओवरऑल सोसाइटी को तो फ़ायदा पहुँचाएगा ही, लेकिन ये मेरी अपने फ़ायदे के लिए भी है। अच्छा, इसी तरीके से जो अभी यहाँ पे इतनी बातें हुई कि हम कचरा, आमतौर पर देखिए कोई प्लॉट है खाली, वहाँ पे लोग डंप करना शुरू करते हैं, डंपिंग स्टेशन खुद साख्ता बना लेते। कोई जो है वो खेल का मैदान है, खेल के मैदान हमारे पास क्यों आज ख़त्म हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो कचरा कंडियों में तब्दील हो चुके हैं कि वहाँ पर जो है वो आप ही के इलाके का जो है वो ग्राउंड है, वो आप ही के बच्चे, आप ही के जो लोग हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। ये पब्लिक पार्क्स को देख लीजिए, हर एरिया में बना हुआ है, लेकिन कहीं देखें कम्युनिटी समझदार है और वो उस चीज़ का ख्याल रखती है, तो वो कंट्रीब्यूशन करके उसको बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करती है। लेकिन अगर ये होता है कि मेरे करने से क्या होगा, या मैं इसको इस तरह से जो है वो बचा लूँ या कुछ बचत कर लूँ, कर्टेल क्या होता है, आप अपने बजट में करते हैं, आप इस तरह की चीज़ें। अगर किसी बिल्डिंग की आप देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्डिंग्स हैं कराची में, जैसे आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कहेंगे, फ्लैट सिस्टम कहेंगे, कुछ आपको पुरानी है लेकिन बड़ी मेंटेन है, और कुछ जो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है लेकिन उसके बावजूद जो है वो मेंटेन आपको नज़र नहीं आती। वो इसलिए कि वहाँ पे जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो जो है वो नहीं दिए जाते, या लोग समझते हैं कि बस हम रिहाइश इख्तियार कर ली, बस ये काफ़ी है। अगर आप मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देंगे और उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं होगी तो बिल्डिंग जो है वो चंद सालों में ही जो है वो बोसीदा हो जाती है और नाकाबिल रिहाइश हो जाती है। इसी तरीके से हम ही लोगों ने, क्योंकि हमारे अपने इब्तिदा में जो बात की कि हुक्मरान भी हमारे ही दरमियान में से होते हैं, हमारे जो चुनते हैं अपने मसाइल के हल के लिए वो भी हमारे ही जैसे लोग होते हैं। अगर कम्युनिटी विजिलेंट होगी तो यकीनी तौर पे वो भी कभी जो है वो कोई इस तरह का काम करने से पहले सोचेंगे। जो हमारे पास जो है बहुत सारे पार्क्स और बहुत सारे ग्राउंड जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं,
कि आज अगर हम उठाकर देखें नक्शे तो हमारे पास जो है वो नज़र नहीं आते। तो ये कम्युनिटी विजिलेंट नहीं थी ना, एक इंडिविजुअल विजिलेंट नहीं था, इसीलिए ये तमाम सब जो है वो चीज़ें हो सकी और वो आज हमारे लिए मुसीबत बन चुकी है। अब सवाल ये ना कि ये सब कैसे होगा, ये वही वाली बात कि घर से तरबियत होगी या कम्युनिटी लेवल पर जो है वो आपको एजुकेट किया जाएगा, हुकूमत की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि हमारी तो ये जो बात मैडम कर रही हैं बिल्कुल भी उस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और हम उसी वजह से जो है वो तबाही का शिकार हैं कि हमारे यहाँ बेहतरी नहीं आ रही। सोशली भी हम हर चीज़ का मलबा हुकूमत पे तो डाल देते हैं, लेकिन अपनी कैपेसिटी में हम क्या कर रहे हैं हम इसके ऊपर नज़रसानी नहीं करते। अच्छा, इसमें हमें सबसे पहले तो अपने एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। हर कोई चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती है, आपका एटीट्यूड उसको अच्छा या बुरा बना देता है और आप एक नेगेटिव चीज़ में से भी अच्छी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो हमें अपने एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा, आप जहाँ पे भी हैं, और ओवरऑल हमारा एक इंसान के एक नेचर में भी है और ये हमारे यहाँ बिल्कुल कॉमन हो चुका है, नॉर्मलाइज हो चुका है कि हम हर फेलियर की जिम्मेदारी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डाल देते हैं, एक्सटर्नलिटीज़ को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ये चीज़ है तो इसलिए एक स्टूडेंट अगर फेल हो गया या उसके मार्क्स कम है तो इसलिए फेल हो गया, उसको टीचर से समझ नहीं आया या उसे घर का माहौल सही नहीं मिला। वो हम हर एक ने अपना अपना रखे हुए हैं कि जिसके ऊपर वो जिसे हम कुर्बानी का बकरा कहते थे कि उसको बना देते हैं जिम्मेदारी। अब हमने रखा हुआ है कोई भी चीज़ है स्टेट की तरफ से ये नहीं मिला, हुकूमत की तरफ से ये नहीं मिला, कोई भी टॉपिक हो A to Z, फाइनेंशियल हो, बिजली पानी गैस, हर चीज़ के ऊपर हमने जिम्मेदारी डाली हुई है एक्सटर्नल फैक्टर। हम ये नहीं देख रहे उस चीज़ को समझें है क्या और उसमें से अपने आप को लिमिट कर सकें कि अपने हम उसके जो फॉर एग्जांपल कोई फैक्टर हो सकता है, किसी के फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस वीक हो सकते हैं, लेकिन वो ये ध्यान में रखें कि वो उसमें किस तरह से कोप अप करे, किस तरह से उसमें सर्वाइव करे और परेशान हुए बगैर। ये नहीं कि आप एक्सटर्नल फैक्टर पर डाल दो और शॉर्टकट की तरफ निकल जाए। शॉर्टकट कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं होता, वो आपको हॉन्ट करेगा लॉन्ग टर्म में और आपको बआसानी आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो आप शॉर्टकट तो जहन में नहीं रखना चाहिए, हर चीज़ का इलाज है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल, क्योंकि वही है। सेकेंडली आपका एटीट्यूड प्लस, अब मैं एग्जाम्पल से अगर आपको एग्जाम्पल से बात करूँ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा समझ में आ सकेगा। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ है कि बिजली के फॉर एग्जांपल के बिल्स हैं। अच्छा, अभी कुछ हैं सियासी जमातें वो IPPs के लेके चल रही हैं। अच्छा ये मुआहदे तो 1994 से हुए हुए हैं जो अभी तक चल रहे हैं, किसी ने कभी जिक्र नहीं किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट था, वो जब CPEC के तहत IPPs लग रहे थे तो सब सुन तो सब हैं ये हो रहा है। अब एक आम आदमी उसको किस तरह से पार्ट बन सकता है? ठीक है, मैं एग्जांपल बताता हूँ। तो वो स्टूडेंट भी मौजूद है, उसने क्या किया, उसने तमाम जो वेबसाइट पे मौजूद है cpec.gov.pk पे उसने पढ़ा, उसने देखा कि इसमें कौन कौन सी पाकिस्तानी फर्म्स हैं जिसमें कंट्रीब्यूशन करके बैठी हुई हैं। उसने उसमें से कुछ फर्म्स को सॉर्ट आउट किया। फॉर एग्जांपल एंग्रो की कुछ जो हैं कंपनी सब्सिडीज वो उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, हपको के। तो उसने कहा कि ये मैं इसका पार्ट बन सकता हूँ एक तरीके से अगर मैं हपको के शेयर्स ले लूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। अच्छा, स्टूडेंट के पास रिसोर्सेज नहीं हो सकते, इतने नहीं होते आमतौर पे एक मिडिल क्लास। सही बात है। तो वो क्या कर सकता है? अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ कि वो टाइम होता है, वो चीज़ों को स्टडी कर रहा है वो, क्योंकि उसकी अप्रोच है डिफरेंट और वो सोचना चाह रहा है कि बेहतरी की तरफ जाना चाह रहा है कि मैं अपना को तैयार कर लूँ कि मैं एक पार्ट बन जाऊँ एक सक्सेस स्टोरी का। तो उसने क्या किया, उसने जब कोविड आया, स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, उसने उसके शेयर्स खरीद लिए। अब अगर बिजली के बिल ज़्यादा आते भी हैं तो वो IPPs की तरफ जा रहे हैं, तो वो इन्जॉय कर रहा है उस डिविडेंड की सूरत में। ठीक है, इस तरह के कई एग्जांपल्स मैं बता सकता हूँ कि मैं देख रहा होता हूँ सक्सेसफुल एग्जांपल्स के तौर पर। आप हर चीज़ के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। कोविड के अंदर जब आप मार्केट क्रैश हो रही है, आप किसी ने होपफुल होकर उसी में इन्वेस्ट कर दी, उसको बहुत ईजीली उसने स्पेस बना ली। और यही चीज़ थी। प्लस आप हमारे यहाँ क्या नाम है, गैस के जो इशूज़ हैं हमारे यहाँ पूरे, एक तो सोसाइटी लेवल पे भी है ये चीज़ें। हमने पूरे पाकिस्तान दुनिया के सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा गैस गाड़ी को अंदर इस्तेमाल करने वाला मुल्क रहा है अर्जेंटीना के बाद। तो ये क्यों था? ये कोई सस्टेनेबल तरीका का कार्य नहीं था। 10 साल तक अभी हमारे जो मेजर OGDC और हमारी गैस पेट्रोलियम है उनकी अगर हम रिसोर्सेज देखें, हमारे 10 साल से अगर है ही नहीं गैस की, हमारी डिप्लीशन जो हो जाएगी। आपने कोई पॉलिसी नहीं रखी ना 50 ईयर्स के बाद क्या होगा। आप दुनिया में कितना बड़ा गैस का नेटवर्क नहीं है घरों के अंदर सप्लाई का जितना पाकिस्तान के अंदर। दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज़ में जितना वेल इंट्रेंच्ड घरों के अंदर गैस मिल रही है, आप इंडिया में चल जाएँ, किसी भी नेबरिंग कंट्री के अंदर चल जाएँ, इतना आसान नहीं होता। आपको लग्जरियस लाइफ मिली और हम लोग इसको हमने फॉर ग्रांटेड लिया। यहाँ पे गरीब आदमी जो है ना वो लकड़ियाँ काट के या महंगे सिलेंडर पे अपना खाना की ज़रूरत पूरी कर रहा है। और यहाँ पे एक अर्बन इलाकों में चीज़ें मिल रही हैं, उसके बाद भी हम लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और एक हम फेलियर कोई अगर नहीं आएगी तब हमें बुरा लग रहा है क्यों नहीं आई। जो हमें मिलती रही 50 साल तक उसका क्या है? मतलब हम ये वाली चीज़ भी देखते चाहिए ना कि आपको इतना हमने खुद अपने आदत ख़राब कर ली हैं, अब हम उसका विक्टिम बन गए, अब हम उससे कंफर्ट जोन से निकलना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन दुनिया में तो ये कॉमन है, सिलेंडर्स पे ही चीज़ें चल रही हैं जितने भी डेवलप्ड हो आप। लेकिन मसला ये ना, ये आप कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए भी वही वाली बात है कि ना उसके लिए भी आपको सेल्फ हेल्प की ज़रूरत है। वो कंफर्ट जोन से निकलेंगे कैसे, हम इस पर भी बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक इन सिटी 10। तो जाने से पहले जिस तरह हम बात करते हैं कि भाई कंफर्ट जोन में सब आ जाते हैं, और अगर कंफर्ट जोन में ना भी हो ना तो अपने लिए कुछ करना नहीं चाह रहे होते। तो दोनों केसेस हैं हमारे पास कि बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं और कोसे जा रहे हैं कि नहीं हमसे तो कुछ नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मेरी तो किस्मत में पैसा नहीं है, मेरी तो किस्मत में बेहतरी नहीं है, कोई अच्छी लड़की नहीं है। तो हम ये सब चीज़ें कोसे जा रहे हैं और कुछ नहीं करना। एक तो ये, और दूसरा इतना कंफर्ट जोन में आ चुके हैं कि उसको छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। तो दोनों में हमें क्या सूरतों में करना है? देखिए, ये याद रखें, अगर आपको एक कामयाब इंसान बनना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। कंफर्ट जोन जो है वो आप उसे एंजॉय ज़रूर करें, आप उसको अवेल भी करें, लेकिन उसके कैदी बन के ना रहें, क्योंकि अगर आप उसमें कैद हो गए तो आप अपनी सक्सेस को भूल जाएं, फिर आप जो है वो स्लो भी हो जाएंगे। ज़ाहिर बात है कि फिर आप जो है वो इतनी एफ़र्ट्स नहीं करते, और ज़िंदगी तो आखिरी वक्त तक जो है वो एफ़र्ट्स का नाम है। अगर आप एफ़र्ट्स नहीं करेंगे फिर आप कामयाबी का ख्वाब देखना, एक ऑर्डिनरी इंसान बन के आप रहें और उसको भी अपनी रोज़मर्रा के लिए जो है वो एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। इसलिए ये तो तयशुदा है कि आपको जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, स्ट्रगल करनी होगी, मसाइल आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया में कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा माशरा नहीं है कि जिसने जो है वो मसाइल को फेस नहीं किया। मसाइल आते हैं, मसाइल पर काबू पाना, उसे कंट्रोल करना जो है वो एक्चुअली असल कैरेक्टर है कि आप उसको कैसे करते हैं। और ये यकीन के साथ कि मैं ही अपने मसाइल से जो है वो निकल सकती हूँ खुद। कोई और आकर जो है वो मुझे इस तरह से कोई एक्सटर्नल हेल्प भी होगी तो कितनी होगी और कब तक होगी। इसलिए अपने मसाइल पे काबू पाना सीखें और अपने मसाइल को जो है वो कम आप खुद कर सकते हैं, इस यकीन के साथ। कोई और ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपको आकर जो है वो सपोर्ट करेगी। तो कंफर्ट जोन से निकलना है, मसाइल पर काबू पाना है और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, और जो अपने हिस्से का काम है वो ज़रूर करना है। अपने काम से जो है डिनाई ना करें, अपनी ड्यूटीज़ से डिनाई ना करें। देखिए, मैं यहाँ पे एक आपसे बात करूँगी, हुकूक व फ़राइज़ की बात होती है। हमारे यहाँ एक गरीब शख्स को भी, एक अनपढ़ शख्स को भी, एक बिल्कुल विलेजर को भी जो है वो अपने हुकूक के बारे में तो पता चल गया। हमारे यहाँ जो एक सोशलाइजेशन या एक सोशल मीडिया की जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है कि ये पता चल गया है कि हक़ क्या है, लेकिन उसको ये नहीं बताया गया कि तुम्हारे फ़राइज़ क्या हैं। हक़ के साथ फ़राइज़ भी होते हैं। फ़राइज़ के मामले में आकर जो है लोग गंग हो जाते हैं, उनके पास कोई बात नहीं होती करने के लिए कि भाई मुझे ये चाहिए, तो लेकिन मेरा भी तो कोई फ़र्ज़ है, मेरे भी तो कुछ फ़राइज़ हैं। क्या मैं अपनी ड्यूटी जो है वो सही तरीके से परफॉर्म करती हूँ? क्या मैं अपनी ड्यूटी के साथ, अपने काम के साथ ऑनेस्ट हूँ? क्या मैं उसमें दिलचस्पी लेती हूँ? ये चीज़ जो है वो यहाँ पे आकर खामोशी हो जाती है। तो सिर्फ हुकूक नहीं होते, फ़राइज़ भी होते हैं, इंडिविजुअल के भी, आवाम के भी, माशरे के भी। ठीक है, और हम जैसे होंगे हमारे पॉलिसी मेकर्स भी वैसे ही होंगे और हमारे ऊपर हुक्मरान भी वैसे ही होंगे। देख ही रहे हैं उसको। तो हम जी बलान जी, मैं इस पर कहूँगा कंफर्ट जोन की हम बात, जिस तरह से आपने बात की, इसको हम कंटिन्यू करते अगर हम करें आगे, तो ये कि हमें कुछ चीज़ें जहन में रखनी पड़ेंगी कि एक अगर आपको कंफर्ट जोन से निकलना है और एक बेहतर इंसान बनना है, एक सक्सेसफुल स्टोरी बननी है, तो उसमें ये कि आपको पहले तो सेल्फ रिफ्लेक्शन की आदत होनी चाहिए, गौर फिक्र की आदत होनी चाहिए अपने ऊपर, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बहुत, आप अपने मामले में बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ अपना ऑडिट करें, इससे पहले कि कोई और करे। आप अपनी जितना बेहतर ऑडिट करेंगे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, आप कहाँ हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, और आपने लास्ट 24 आवर्स में क्या ऐसा काम किया जो आपके साथ लॉन्ग टर्म में चलेगा, तो ये आपको बेहतर से बेहतर इंसान बनाएगा। और सबसे अच्छा मॉनिटर आप खुद बन सकते हैं, यही चीज़ आपको आगे ले जा सकती है। ठीक है, ये तो एक फंडामेंटल चीज़ है। इसके साथ साथ आपको अपने आप को किसी भी फील्ड के हो, बच्चा हो, अब बड़ा हो, किसी भी एज में हो, आपको हर वक्त अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे। आप दुनिया की बेहतरीन एप्लीकेशन बना लें ना, मोबाइल में रख लें, वो अगर अपडेट नहीं होगी ना, वो चंद महीनों की कहानी होगी। और एक ख़राब एप्लीकेशन में लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर जाएगी क्योंकि वो अपडेट हुई होगी। अब जो भी नए नए जो थ्रेड्स आ रहे हैं उसको अपने आपके हवाले से अपडेट कर रही हो। तो यही चीज़ हर एक के हवाले से आप रिफ्लेक्ट करें, हर चीज़ आपको के अंदर एक मैसेज मिल रहा होता है। यूनिवर्स आपको हर वक्त मैसेज दे रही है, आप उससे क्या सीख रहे हैं, और यही चीज़ आपको आगे लेके जा सकती है। प्लस इसके साथ साथ मैं वही बात कह रहा हूँ जो मैं खुद भी करता हूँ। तो आपके पास पूरे दिन का हिसाब होना चाहिए, आप कहाँ पे थे, किस वक्त आपने कितनी स्पेंडिंग की है, आपके आगे क्या गोल्स क्या हैं, आपकी जो जिम्मेदारियाँ आप उसमें क्या फुलफ़िल कर रहे हैं, आप जो चीज़ ख़रीद रहे हैं वो आपकी नीड है या वांट है, या आपकी किस तरफ आप जा रहे हैं। तो आप जब अपने लिमिटेशन में रहेंगे तो आपके अच्छे हालात में आप बिगड़ेंगे नहीं और बुरे हालात में आप परेशान नहीं होंगे। अच्छे हालात में आप तैयारी करेंगे बुरे हालात की, तो आपके लिए कभी भी कोई चीज़ थ्रेटनिंग नहीं होगी। आप हर वक्त सही मायने में सेल्फ इस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रख सकते हैं।
क्योंकि आपने अपनी आदत को एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेस पे चेंज नहीं किया। आप अपनी नीड के हिसाब से रहें, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप एक वक्त में कितना कंज्यूम कर सकते हैं। आप सोसाइटी की तरीके से अगर आप सोसाइटी को माबूद बना के चल रहे हैं तो आप तो हर चीज़ करने लग जाएंगे। आपको अपने खुद पता होना चाहिए है क्या चीज़, और आप उसी तरीके से लेके चल रहे होंगे। ये वाली फैक्टर्स हैं, प्लस ये तो इंडिविजुअल लेवल पे, प्लस आपको ये भी चीज़ देखना होगा आपको सोसाइटी के एंड पे क्या किरदार है। अच्छा, मैं इसमें अपनी एग्जांपल एक देना चाहूँगा। मेरे खुद भी याद आता है कि अगर मैं कहीं किसी रेस्टोरेंट से जाता हूँ, मैं रेस्टोरेंट में गया अगर, तो मैं उनसे बिल लेता हूँ फॉर एग्जांपल। सही। तो मैंने मल्टीपल कराची के रेस्टोरेंट्स हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह फाइलर बनवाया है और रजिस्टर करवाया सेल्स टैक्स के अंदर, क्योंकि मैं उनको रिसीट लेता था और अगर वो टैक्स नहीं देते, फॉर एग्जांपल SNTN नंबर नहीं होता था उनका, तो रिसीट तुम पिक्चर ले लेता था और मैं उनकी कंप्लेन कर देता था FBR में। तो मल्टीपल ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनके मैंने खुद जाके उनकी, और फिर वो फॉलो होता है। इंडिविजुअल रोल ही है ना जी। कि आपने खुद से किया है। हाँ, ये शुरू में तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ। अगर ये नहीं होगा, टैक्सेशन जब कम कलेक्ट सही होगा बात है। तो हुकूमत इन्फ्लेशन ही होगा इनडायरेक्ट, इसका इम्पैक्ट। आप खुद ये काम कर लें, अगर हर शख्स एक ध्यान में रख ले कि मैं 5 किसी ग्रोसरी स्टोर या कोई रेस्टोरेंट्स को मैं फाइलर वो बनवा दूँ टैक्सेशन के अंदर लेके नेट में लेके आ जाऊँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ही टैक्सेशन में इजाफे की बायस आपको हुकूमत को लोन कम लेना पड़ेगा और इंटरेस्ट रेट पे इसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा, और प्लस ओवरऑल आप मुल्क की बेहतरी। वही वाली बात है ना कि हमारी सोच इस तरह से है ही नहीं। हाँ, हम लोग बस अपना अच्छा गुजरे, सस्ते मिल जाए। मैं तो अगर कोई चीज़ मिल रही हो तो सस्ता, मैं देखता हूँ टैक्स क्यों नहीं था, टैक्स आप काटें, आपका काम है टैक्स काटना, आपको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। ताजरों की भी जान जा रही हाँ, है, इतने लाखों रुपए जो है ना कमा रहे हैं, थोड़ी से भी आप टैक्स कलेक्शन में बात कर लें तो जो है ना कहते नहीं। अच्छा, ये भी ना एक फैक्टर है। तो मसला तो यही ना कि इंडिविजुअल सतह पर भी और कलेक्टिवली भी हम जो है ना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारा टुवर्ड्स सोसाइटी। अच्छा, इसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि हमारे यहाँ ना जो कुछ क्लासेस जो हैं, सोशल क्लासेस, वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है, सैलरी क्लास बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है सैलरीज के साथ। लेकिन अगर आप इकॉनमी को पूरा समझें तो आप देखेंगे कि हमारे कुछ तबका है जो टैक्स में है ही नहीं। फॉर एग्जांपल, हमारे अगर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो अभी रिलीज़ हुआ है 2024 में, उसमें हमने देखा कि हमारे यहाँ जो रिटेल सेक्टर है वो 20% के करीब उसका कंट्रीब्यूशन है टैक्स नेट में। हमारे यहाँ उसमें से लेस दैन तकरीबन हम कहेंगे लेस दैन 5% में ज़्यादा बता रहा हूँ, 5% से भी कम है जो टैक्स नेट में, उसमें टैक्स दे ना दें वो अलग बात है, फाइलर है बस वो। प्लस हमारे ज्वेलरी की जितनी शॉप्स हैं, जो सेक्टर है, ये है ही नहीं टैक्स नेट के अंदर। वो जितना इनकम हो रही है वो इनकम टैक्स देंगे नहीं, और दूसरी क्लास जो 51,000 में कमा रहा है वो टैक्स दे रहा है। ये तो इस तरह से सोसाइटी नहीं चल सकती, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ही नहीं है। प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लाइव स्टॉक टैक्स, सैलरीड जो लोग हैं उनके ऊपर तो आपको लगाना आसान है कि आपने उनकी सैलरीज के ऊपर एक फिक्स टैक्सेशन कर दिया, और अगर नॉन फाइलर हो तो और ही ज़्यादा वो पैसा डबल टैक्सेशन में आ रहे हैं, और जो बड़े पैमाने पे लोग कर रहे हैं टैक्स चोरी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जो कि हमारी सोसाइटी में नज़र आ रहा है। बहरहाल आप कैसे कंक्लूड करेंगी नाइम इस बहस को? देखिए, आज का जो हमारा मौजू था, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम अपनी मदद आपके तहत इस माशरे को रहने के काबिल कैसे बना सकते हैं, हम किस तरह से अपने माहौल को बेहतर कर सकते हैं। सर मिलान साहब ने बड़ी अच्छी बात की टैक्सेशन के हवाले से, और बिल्कुल ये एक बाशऊर कौमें जो हैं वो अपने टैक्सेशन के सिस्टम को बड़ा सपोर्ट करती हैं, और वो जो है टैक्स से बचने की कोशिश नहीं, क्योंकि टैक्स ही है जो एक मुल्क को लेकर चलता है। किसी भी माशरे की इसे कह सकते हैं कि उसको आप अगर उसके इंडिकेटर्स देखें, अगर वहाँ पे इंडिकेटर्स देखे जाते हैं कि आखिर हुकूमत जो है वो किस तरह से जो है आपका सिस्टम चलाएगी, किस तरह से जो है वो हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ चलेंगी। जब टैक्स कलेक्ट होगा सही तरीके से, जब ये पॉसिबल है, और टैक्स नेट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो जब ही ये चीज़ मुमकिन है कि हम टैक्स से बचने, क्योंकि हम देखें भुगतते भी तो हैं, हम टैक्स नहीं हमारे पास जहाँ नहीं जा रहा, तो आप देखें कि क्या हालत है शहरों की, गाँवों की, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। इसके अलावा मैं यहाँ ये बात करना चाहूँगी कि अपनी थिंकिंग को जो है वो पॉजिटिव इस सेंस में कि हम माशरे के लिए हम एक इंडिविजुअल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे का इंतज़ार करें कि वो A-B-C जो है वो करे तो फिर हम करें, इंतज़ार करें कि वो ऐसा करें। हम अपना रोल ज़रूर प्ले करें। हम अपने घर के इर्द गिर्द जो है सिर्फ अपने घर की सफाई ना करें, बल्कि अपने माहौल को भी जो है वो दुरुस्त रखें। हम रोड पर भी जो है वो सिर्फ अपनी किसी तरह से मंजिल तक पहुँचने की ख्वाहिश ना हो, बल्कि हम वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करें ताकि हमें देख के और लोग भी जो है वो इस तरफ आएँ। हम अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से परफॉर्म करें। मैं अपना काम जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ करूँ, पूरे टाइम के साथ करूँ, पूरे विल के साथ करूँ, ताकि जो है वो फ़ायदा भी हो।
आगे सही। जो है वो चीज़ें जो है वो स्मूथली चलें। बिल्कुल ऐसा ही है। और उस वही वाली बात है कि देखें, कोई आपको, आपका बचपन जब गुजर जाता है ना, तो कोई आपको उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाता। आपको एफर्ट करनी पड़ती है, अपने लिए करनी पड़ती है। और जब आप अपने लिए कोशिश करते हैं तो वही वाली बात जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिले का आगाज़ हुआ था कि आपके घर में बेहतरी आती है, आपके ख़ानदान में बेहतरी आती है, आप लोगों के लिए मिसाल बनते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में मिसाल बनते हैं और लोग उसको अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और फिर स्टेटस लोगों के बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो बात वही है। और एक और बहुत अच्छी बात थी कि हमें जो है ना ग्रोथ की तरफ देखना चाहिए। हम ये ना देखें कि उसके पास इतना पैसा आ गया, वो बंदा इतनी जल्दी आगे निकल गया, उस शख्स की देखें पोजीशन क्या है, उसके कपड़े कितने अच्छे हैं। इन सब चीज़ों को छोड़कर हमें अपनी और सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करना है कि मैं बतौर शख्स कहाँ खड़ा था और आज कहाँ हूँ, और मैं कल अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ, अपनी जो है वो तालीम पे कितना काम करता हूँ, अपने स्किल पे कितना काम करता हूँ, अपने जो है वो पर्सनैलिटी पे कितना काम करता हूँ। यही सब चीज़ें जब हम सोचेंगे और ऑनेस्टी के साथ करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि ना सिर्फ हमारी ज़ात के अंदर बल्कि हमारे जो है मुल्क के अंदर, सोसाइटी के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया नाइमा, आपने वक्त दिया, और बलहान आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज का हमारा मौजू यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड के बारे में जानेंगे कि ये आखिर है क्या, और इसके इम्बैलेंस की वजह से, बढ़ने की वजह से, कम होने की वजह से किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और इसको कंट्रोल कैसे करना है, बॉडी के अंदर इसका रोल क्या है, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे और बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर तारिक मसूद मौजूद हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन है। वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ मेरे साथ हकीम रज़ा इलाही भी मौजूद हैं, आप हर्बलिस्ट हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड है क्या और इसका बॉडी में क्या रोल है, ये समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का मशकूर हूँ जिसने क़ुव्वत गोयाई अता फरमा। आप लोगों का मशकूर है जिन्होंने इनवाइट किया। बेसिकली यूरिक एसिड को समझने के लिए थोड़ा सा मैं तमहीद के लिए पीछे जाऊँगा। ये जो अनासिर अरबा है ना, आग, मिट्टी, हवा, पानी, इब्तदा से ही इंसान की जो बीमारियों की हिकमत जो है इनके तवाज़ुन पे रही है। अब मुख्तलिफ़ दौर में जो है इंसान ने मुख्तलिफ़ बीमारियों का वो अपने अपने अंदाज़े से इलाज किया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दुनिया में बीमारी पैदा की उसका इलाज तो रखा है। अब ये अनासिर अरबा क्या हैं कि आग है तो उसकी जो है गर्मी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसको रिप्रेजेंट करती है, और जो पानी है वो आपकी जो फ्लूइड्स हैं उनको, और हवा सबसे इम्पोर्टेंट है जो खून और जो है आपके तनफ़ुस वगैरह के रिप्रेजेंटेटिव है, और इस तरह मिट्टी जो है आपके उज़लात हैं और जो है आपकी हड्डियां हैं सारी इसको। तो अब इन अनासर अरबा से इंसान का जो है, इंसान की मोहब्बत या इनसे उन्स जो है शुरू से रहा है और ये फितरत है। अब यूँ तरवीज होती गई तो इलाज, और यूरिक एसिड बुनियादी तौर पे जो है इंसान के जिस्म का एक कीमियावी मादा है जो प्यूरिन्स के तौर पे जो है पैदा होता है। प्यूरिन्स क्या हैं कि जिस्म में जो है जो हम वो जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उसका एक हिस्सा है, उनका जब तोड़ होता है तो उसके आखिर में जो यूरिक एसिड बनता है। अब यूरिक एसिड इंसान के जिस्म के लिए लाजिम भी है और इसकी ज़्यादती भी नुकसानदेह और कमी भी बीमारियों का सबब है। उमूमन ये होता है कि इसकी ज़्यादती जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बनती है, जिसको हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। जब हम स्टूडेंट्स होते थे तो जो ही यूरिक एसिड का नाम आता था तो एक गाउट का जहन में आया, उसके बाद वो जो है बिग टो पे गए, सोजिश और उसका सारा उस पर आया। लेकिन वक्त बदलने के साथ जो है यूरिक एसिड सिर्फ एक गाउट से उसकी वाबस्तगी ख़त्म हो गई। अब क्या है कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं इसमें सबसे टॉप पे जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और जो है जो बाकी फैट जिस्म का मोटापापन है, और जिसमें बहुत सारी जो हैं जैसे शुगर का मर्ज़ है और इसी तरह फैटी लिवर है। ये सारे असबाब जो है यूरिक
एसिड के मरहूने मिन्नत हो गए हैं। सही। अब यूरिक एसिड जो है नेचुरली जो है हमारी बॉडी में बनता है, तो या तो हम ऐसी ग़िज़ा खाएं जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है तो उससे भी बढ़ जाएगा, और या ऐसा हो कि चूँकि बन के उसने गुर्दों से पेशाब के रास्ते अखराज होना होता है, वो ना हो रहा हो तो फिर भी बढ़ सकता है। अब पहले तो यही सिर्फ एक तस्वुर था कि भाई रेड मीट हो गया और जो है अल्कोहल हो गया और कुछ चीज़ें और हैं जो खाने से ये बढ़ता है। लेकिन ये अभी 22 में डॉक्टर डेविड हैक उन्होंने एक बड़ा इनकलाबी किस्म का जो है रिसर्च पेश की कि भाई ये कॉन्सेप्ट कि सिर्फ यूरिक एसिड गोश्त खाने से बढ़ता है, ये सही नहीं है। अच्छा, इसमें एक जो बड़ा उन्सर आता है वो फ्रक्टोज़ का है। बुनियादी तौर पर फ्रक्टोज़, प्यूरिन्स और अल्कोहल, ये 3 बड़े सबब हैं ना इसके बढ़ने के। ठीक। अब ये कैसे होता है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, वो तो पब्लिक को समझने की ज़रूरत नहीं है। अब वही है ना कि देखिए मुख्तलिफ तरह की जो है तोड़ फोड़ हमारी बॉडी के अंदर भी कर रहा है। किसी भी चीज़ का अगर इम्बैलेंस हो जाए, रज़ा साहब, तो यकीनन हम देख रहे होते हैं कि बॉडी में मुख्तलिफ तरह के जो है ना वो इशूज़ होना शुरू हो जाते हैं। जैसे बताया किडनी को मुतासर करता है, आपके जो है वो पाँवों में और रेडियो में जैसे एक आम तासुर है कि दर्द होता है। तो इसके अलावा क्या कॉजेज़ हैं और कंट्रोल कैसे होता है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि यूरिक एसिड एक तो फैटी जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा देखा है। ठीक। और ख़ुसूसन ख़वातीन में इसकी शरह जो है यूरिक एसिड की वो ज़्यादा है। उसकी वजह है मोटापा, हार्मोन का जो है वो इनबैलेंस होना, और उसके साथ साथ फैटी लीवर की कैफियत है तो उसमें भी यूरिक एसिड की अलामात पाई जाती हैं। कुछ शुगर के पेशेंट हैं, ज़्यादातर उनको यूरिक एसिड की अलामात होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमने देखा है वो यही देखा है कि जिनके लीवर में यानी फैट डिपॉजिट्स जिनका जो बैंक है वो भरा हुआ है, अगर ये वाला एरिया, तो ये सबसे फैट डिपॉजिट बैंक है, जहाँ ये भरा हुआ है वहाँ पर किडनी के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर या कुछ उसके फाल पे कुछ ना कुछ मसला ज़रूर आता है। तो एक तो ये अलामात है। दूसरा ये है कि जो हमारा ये जो फास्ट फूड है, जो हमारा जदीद जो आजकल की कल्चर है, उसके हिसाब से जदीद मॉडर्न कल्चर की वजह से समझे कि यूरिक एसिड की शरह ज़्यादा है। हमारे वालिद साहब जब ये प्रैक्टिस किया करते थे तो उन दिनों में यूरिक एसिड की इतनी वो नहीं होते थे, मरीज़ नहीं होते थे। अच्छा, दूसरी बात ये कि यूरिक एसिड का पता कैसे चलता है कि जब बंदा यूरिक एसिड जब अच्छा खासा बढ़ के कुछ क्रेटिनिन, यूरिया क्रेटिनिन भी बढ़ना शुरू हो जाता है, वो पता नहीं चलता बहुत सारे लोगों को जब तक कि वो मुआलिज के पास जाए। तो उसकी कुछ अलामात हैं कि जिसमें जिस्म का सुन होना, सुबह उठे चेहरे पे आँखों के नीचे थोड़ा सा वरम हो, शाम तक पैरों में सूजन आ जाए, सफ़र के दौरान सूजन हो, जिस्म सुन हो रहा हो, गला खुश्क हो रहा हो, तो ये जिन लोगों को ये अलामात हो वो यूरिक एसिड का लाजमी टेस्ट कराएं। सही। अच्छा, ये जो यूरिक एसिड का टेस्ट है ये अमूमन वैसे टाइम टू टाइम लोगों को कराते रहना चाहिए डॉक्टर साहब, या ये इंडिकेशंस पे ही आप जो है वो कराएं? टेस्ट से पहले थोड़ा सा मैं इनकी बातों का एक्सप्लोर करूँगा कि जो अलामात इन्होंने अर्ज़ की है ना देखें, जो बुनियादी अलामत जो होती है ना यूरिक एसिड के बढ़ने की, वो उमूमन लोगों को जो है जो पाँव का जो अंगूठा है उसमें दर्द, सोजिश और उसमें रेडनेस ने ये हो जाती है। अलबत्ता ये जो अलामतें हैं कि आँखों के नीचे सूजन आ जाना या पाँव पे सूजन आ जाता है, ये तो फिर गुर्दे इन्वॉल्व हो गए, मतलब किडनीज इन्वॉल्व हो गए तो फिर बड़ा मतलब काफ़ी स्टेज आगे चला गया। अब ये है कि यूरिक एसिड का टेस्ट बिल्कुल आसान है कि कराना, ये कि हर सारे टेस्ट जो होते हैं मेटाबॉलिक जो है इंसान को 6 मंथली या एटलीस्ट एनुअली जो है कराने चाहिए, और हर इंसान को कराना चाहिए। अक्सर लोगों में ये रैशनलाइज करने, मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हाँ, बिल्कुल ऐसे पता नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक। किसी को अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर के मरीज आते हैं उनको कहते हैं कि आप मुझे तो कुछ अलामत, मुझे तो कोई ना सर दर्द है ना कोई मेरे जिस्म में, तो ये इन सारी चीज़ों को हम खामोश कातिल कहते हैं जी। अब इन सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ना, उनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में हमने मतलब एक जैसे ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, डायबिटीज़ है, यूरिक एसिड का बढ़ना, ये सारे, और इंसुलिन रेजिस्टेंस और बच्चियों में पीसीओ, ये सारे जो है
इनका जो सबब मेन बन रहा है वो हमारी जो है डाइटरी हैबिट्स और हमारी जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। फिर उसके बाद ये है कि चूँकि यूरिक एसिड, सिर्फ स्पेसिफिक यूरिक एसिड की तो ये है कि सिंपल आप जो है एक ब्लड टेस्ट करवाएं, या एक जैसे वो शुगर चेक करते हैं वो वाला चेक करने वाला भी होता है, आप घर में भी रख सकते हैं उसका। अच्छा। और वो जो है पहले तो ये कहते थे कि 3 to 7 मेल में जो है ना नॉर्मल है, और फीमेल्स में इसमें थोड़ा सा कम कर दें 2.5 से जो है 6 तक। लेकिन अब ये डॉक्टर डेविड कहते हैं 5.5 से अपर है तो उसको हाइपरयूरिसीमिया में ही वो रखें। और चूँकि इसके नुकसानात इतने ज़्यादा हैं कि इसको, और इसका कंट्रोल करना बड़ा आसान है, सिंपल सा है कि आप लाइफस्टाइल सही कर लें, ये ठीक हो जाता है। और मेडिसिन इतनी अच्छी आती हैं कि उससे भी ठीक हो सकता है। अच्छा रज़ा साहब, जब हम ये बात कर रहे हैं कि यूरिक एसिड को कंट्रोल कैसे करना है, तो उसमें जैसे लाइफस्टाइल का भी डॉक्टर साहब ने कहा, खाने पीने में किन ग़िज़ाओं से यूरिक एसिड बढ़ता है और किन ग़िज़ाओं से कम हो सकता है? हाँ, देखिए हमारे यहाँ जो एक तो ये तो तय है कि फ़ास्ट फूड है जिसमें हाई प्रोटीन डाइट है, उसके साथ साथ ख़ुसूसन जो हमारे यहाँ वेट गेनर है, वेट बढ़ाना है, इस तरह के जो सप्लीमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, या कुछ स्टेरॉइड का इस्तेमाल, या कुछ इस तरह की मेडिसिन जो रेगुलर यूज़ हो रही हैं, उनकी वजह से भी इश्यूज़ आते हैं। अब ये है कि अब ग़िज़ाई तौर पे जो है तिब में जो हम चीज़ देते हैं वो है जौ का दलिया। अच्छा। हाँ, जौ के दलिए में कुदरती तौर पे समझें कि लाइसिक्स मौजूद है, उसने जो है वो यूरिन को बढ़ाना है। जितनी भी अद्वियात हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक या हर्बल की, उनका काम होता है कि यूरिन को बढ़ाएं, और यूरिन को बढ़ाएं लेकिन बीपी को लो ना करें। ऐसा ना हो कि यूरिन ज़्यादा है और बीपी लो हो जाए। तो वो नॉर्मली तौर पे जो है ग़िज़ाई तौर पे हम देते हैं जौ का दलिया, उसमें हम गोश्त और दालें कुछ अरसे के लिए बंद करते हैं, मुस्तकिल तौर पे नहीं, 15-20 दिन के लिए बंद कर देते हैं, तली हुई चीज़ें बंद करते हैं। बाकी हर्बल में जो हम रेसिपियाँ देते हैं उनमें भी बड़ी आसान सी घरेलू चीज़ें होती हैं। इसमें अगर आप सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा जो है, अगर रात को 1 चम्मच पानी में भिगो के रख देते हैं 1 कप पानी में, और सुबह उसको 1 गिलास उसमें मज़ीद पानी डाल के और उसको शेक करें, और उसके बाद उसको छान के अगर पी लें तो उससे भी जो है आपका यूरिक एसिड काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाता है। और इसके हवाले से नुस्खा जात हैं जो कि आसान है, बाज़ार से मिल जाते हैं। इसमें राई दाना है, उसके राई दाना आप जैसे फ़र्ज़ करें 30 ग्राम ले लें, उसके साथ मेथी दाना 30 ग्राम ले लें। एक दाल होती है जिससे मसूर की दाल होती है, इस तरह की दाल होती है, दाल कुलत्थी की दाल, वो ले लें 30-40 ग्राम। तो इन सारी चीज़ों को बराबर वज़न पीस के रख लें। 1 टीस्पून अगर इसका सुबह शाम लिया जाए तो ना सिर्फ इससे फैटी लीवर, आपका पूरा जो KUB सिस्टम है वो भी ठीक होगा, उसके साथ साथ किसी तरह की वीकनेस नहीं होगी। सुबह आप उठ के चलते हैं, एड़ियों में दर्द महसूस होता है, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, पैरों में, अंगूठे में, कहीं किसी एक जगह जलन महसूस होती है। जब उठते हैं, उठ के चलते हैं 10-20 कदम, पैरों में तकलीफ़ होती है, उसके बाद फिर सेट हो जाती है। इस तरह की जो अलामात हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। सही। और दूसरी बात ये कि देखिए नेचुरली जो कुदरती चीज़ें हैं उनको आप रखें, अपनी ग़िज़ाओं में शामिल रखें, क्योंकि हमारा जो अभी जो हमारे जो बच्चे हैं उनका ये है कि जी वो बिल्कुल फास्ट फूड वाले बच्चे हैं हमारे। सब्जियों से दूर हैं, फ्रूट से दूर हैं, फ्रूट से दूर हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों से बच्चे दूर हो रहे हैं, तो उससे नित्य नए अमराज पैदा हो रहे हैं। इनको हम बोलेंगे जदीद मुआशरती मर्ज़, और जदीद मुआशरती मर्ज़ में ही ये मर्ज़ है यूरिक एसिड। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें ये बताऊंगा कि न्यूट्रिशनल, अब रिसेंट जो रिसर्च हैं बताते कि न्यूट्रिशनल जो हाइपरयूरिसीमिया है उसको 30% उसका इफ़ेक्ट है। 70% आपकी बॉडी के अंदर जो प्यूरिन्स हैं वो उसके सबब हैं। अब उसमें ये जो 3 चीज़ें हैं, प्यूरिन्स और फ्रक्टोज और अल्कोहल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इतना नहीं है, लेकिन ये भी आम एरियाज़, हरीब एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा है। अल्कोहल में भी ये है कि जो है
वाइन जो है और उसमें बियर में फ़र्क है, वाइन का इतना नहीं होता, बियर का बहुत ज़्यादा इसमें होता है। फ्रक्टोज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीसेंट। फ्रक्टोज हर फल में है। अच्छा, मैं अब बताऊं, पहले तो ये था एन एप्पल अ डे कीप्स द पेशेंट डॉक्टर अवे। अब कहते हैं वही एप्पल अगर 5 आपने खा लिए तो उसका इतना लेवल हो जाएगा कि दैट विल टेक यू टू द डॉक्टर। तो भाई 5 एप्पल खाने को कह भी कौन रहा है एक साथ? तो फ्रूट्स में बाद वक़्त बंदा आता है जज्बात में आके कि चलो भाई फ्रूट्स हैं बड़े अच्छे हैं तो मैं ज़्यादा। अच्छा, फ्रूट्स में चूँकि फ्रक्टोज है तो फ्रूट्स भी एहतियात से इस्तेमाल करनी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसमें यह है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें यानी अमरूद है, आप आएगा इंशाल्लाह, तो उसमें बहुत कम लेवल होता है फ्रक्टोज का, आप खा सकते हो, फाइबर ज़्यादा है उसमें। अच्छा, दूसरा ये है कि चूँकि ये जो है न्यूट्रिशनल 30% है और इंटरनल आपका 70% है, तो उसको आप जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप फिज़िकल एक्टिविटी करें, आप जो है जो मुख्तलिफ मेडिकेशन है वो यूज़ करें, उससे सही हो जाएगा। सही, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आएंगे, मज़ीद भी इस पर बात करेंगे। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है यूरिक एसिड के हवाले से। सबसे ज़्यादा रज़ा साहब ये बताइएगा कि किस उम्र के लोग जो है वो इसका शिकार होते हैं और एज ब्रैकेट क्या है? यंगस्टर्स में भी ये प्रॉब्लम है या ये बड़ी उम्र के लोगों में ही यूरिक एसिड का इशू आता है? अमूमन देखा गया है कि जो मैरिड ख़वातीन हैं उनमें तो यानी 20-25 प्लस के बाद यूरिक एसिड की अलामात देखी जाती हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि मेटाबॉलिक रेट लो होता है, काफ़ी सारा उनका मेटाबॉलिज्म भी लो होता है। इसी तरह वैसे मर्दों में अमूमन देखा गया है जो फैटी हैं, जिनको फैटी लीवर की अलामत है या मोटापा है या जिनका जो है वो टमी एरिया थोड़ा बाहर है, वहाँ पर समझें कि यूरिक एसिड की अलामत जो है वो ज़्यादा पैदा होती हैं। दूसरी बात ये कि जिन लोगों की ज़िंदगी जो है वो आरामदा है, आपने देखा होगा एक लोग हैं कि गाड़ी में बैठे ऐसी, ऑफिस में बैठे तो ऐसी, घर गए तो ऐसी, तो समझेंगे ऐसी की तैसी सेहत की, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। हाँ, एक गरीब मजदूर बंदा है जो कि वो ठेला लगाता है, मेहनत करता है, जिस्म से पसीना निकलता है, दोनों के मेटाबॉलिक रेट में फ़र्क है। वो जो चीज़ें खाता है वो मेटाबॉलाइज हो जाती है, ठीक है। तो एक तो ये है कि इस वजह से आरामदा लाइफ वाले लोगों को यूरिक एसिड की कैफियत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा ये कि ख़वातीन में 30 के बाद अमूमन जो है ये कैफियत पैदा होती हैं और जो कुछ बर्थ कंट्रोल मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, अच्छा, कुछ उनके ज़िमनी असरात भी मुरतब होते हैं। सही। और दूसरा ये कि जो हमारे यहाँ मोटापा जो है, मोटापे को स्मार्ट होने का जो फोबिया है, फिट रहने का फोबिया जो है, उसमें यह है कि बहुत मुख्तलिफ तरह के टोटके बग़ैर किसी रिसर्च के, तहकीक के इस्तेमाल करने, जिस तरह डॉक्टर साहब बिल्कुल बुनियादी बात कर रहे हैं कि मेटाबॉलिक रेट आपका नीचे आने के बाद ही सारे प्रॉब्लम पैदा होंगे। असल में है ये कि जब आप डाइट करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि जी आपका मेटाबॉलिज्म लो होता है, वाटर बॉडी होल्ड करना शुरू करती है, जिस्म कमज़ोर होता जाता है और जिस्म फैलता भी जाता है। जब आप टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है B12 भी लो है, आपका विटामिन D भी लो है। तो एक ये मुख्तलिफ तरह के टोटके या कुछ इस तरह की मेडिसिन जो फास्ट किस्म की, जैसे हम न्यूक्लियर मेडिसिन कहें, वो खाने से जैसे फटाफट वाले रिज़ल्ट चाहिए, उनके ज़िमनी असरात के बाद भी ये कैफियत देखी गई है कि यूरिक एसिड बड़ा है कि उन्होंने डिस्टर्ब किया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन ये करूँगा कि कुछ मज़दूरों का तज़किरा हुआ तो अच्छा, यूरिक एसिड ना डिहाइड्रेशन से भी बढ़ता है। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सिंपल आप पानी अगर ज़्यादा पीते हैं तो वो प्यूरिन डाइल्यूट हो जाते हैं और यूरिक एसिड आपका ठीक अखराज हो जाता है उसका। तो वो जो ख़ास तौर पे जो मज़दूर हैं और वो तबका जो मेहनत कश है और जो मुख्तलिफ़ ऐसी जगहों पे काम करता है जहाँ हब्स होता है और पसीना ज़्यादा आता है, पानी उनको ज़रूर पीना चाहिए। अगर रीहाइड्रेट करके रखते हैं किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि पानी जब नहीं होता, डिहाइड्रेशन होती है, तो यूरिक एसिड बेसिकली क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें कम हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वैज़ोडाइलेटर है,
ये यूरिक एसिड जो है ये वैसोकंस्ट्रिक्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी की वजह से। अब नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगा तो ब्लड्स उसमें जो है ऑक्सीजन वहाँ कम जाएगी, ब्लड सप्लाई कम होगा तो सारे ऑर्गन्स सही परफ्यूज़ नहीं होंगे। तो अगर हाइड्रेटेड होगा पर्सन, पानी सही पी रहे होंगे तो इंशाल्लाह जो है उसको किसी दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जैसे भी डॉक्टर साहब ने फलों का बताया था, ऐसे कुछ सब्जियां भी, जैसे कहा जाता है कि आलू अगर आप खाते हैं ज़्यादा तो उससे भी आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। अब ये सही बात है या नहीं है? पालक में लोग कह रहे होते हैं टमाटर के बीज अगर खा रहे हैं तो उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। तो इन सब बातों में कितनी सदाकत है रज़ा? ये तो डाइट फोबिया हो जाएगा, लोग सामने चीज़ें रख के सोच रहे होंगे ये खाऊं कि ना खाऊं। असल में देखें, तवाज़ुन और मतवाज़न ग़िज़ा जो है वो ज़रूरी है। आप देखें सारी चीज़ें यूज़ करें, लेकिन उसके साथ साथ जैसे फ़र्ज़ करेंगे आप खाना खा रहे हैं उसमें गोश्त है तो थोड़ा सा सलाद भी रखना चाहिए, उसमें लो कार्ब डाइट भी रखें, उसमें कुछ सैलेड पे भी थोड़ी तवज्जो दें, ठीक है ना। हम फ्राई खाते हैं, डीप फ्राई चीज़ें खाते हैं, उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी रख लें। ज़िंदगी को एंजॉय करें, लेकिन उसके साथ ये है कि दूसरी चीज़ें एहतियाती तदाबीर भी साथ में रखें। सारी तरह की चीज़ें जो है वो आपने कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की हिकमत ये है कि बीमारियां पैदा होने से पहले ही उसके जो है उसकी दवाइयां मार्केट में बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, उसमें आप समझ लें कि अमरूद बेहतरीन चीज़ है, चौलाई एक साग होता है वो बड़ा अच्छा है, ठीक है। राय की जो पत्ते होते हैं वो बहुत अच्छे हैं इसमें। बंद गोभी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है इसमें, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जब किसी चीज़ का देखें जब हाई हो रही हो तब जो है एहतियात ज़रूरी होता है। उसमें एहतियात में ये होता है कि जी आपने थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने से मुराद ये कि आप थोड़ा फास्टिंग पे ना जाएं, ज़्यादा फास्टिंग पे ना जाएं। आप ऐसा करें कि खाने की मिकदार कम करें। जैसे आपने सुबह जौ का दलिया ले लिया, दोपहर में मैंने तो काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ ये बोला कि आप एक मंथ तक सिर्फ जौ का दलिया खाएं। अब कभी उसमें लौकी डाल लें, कभी उसमें आपने चिकन डालना वो भी डाल लें, मुसलसल जौ का दलिया खाएं। 15 दिन में, महीने में जब दोबारा टेस्ट कराया गया तो पेशेंट ठीक था, मरीज़ ठीक हो गया। तो ये कि थोड़ा सा जो है इलाज बिल ग़िज़ा जिससे हम कहते हैं वो। दूसरा ये कि मौसमी फल जो होते हैं उनका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा बहुत मुनासिब मिकदार में रखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। दूसरा ये कि आपकी वॉक जो है वो ज़रूरी है आपके लिए। आपके हर बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, लीवर है, कार्डिक इशू है, जितने भी हैं, आप देखें शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती, बड़े स्पेशलिस्ट के पास भी चले जाए तो एंड में वो यही बोलेगा कि आप वॉक करें, ट्रीटमेंट के साथ साथ वॉक लाजमी करें। तो इसमें यह कि वॉक करने से ये होता है ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का अमल बॉडी के अंदर जब सही होता है, ये आग हवा और पानी वाली बात जो डॉक्टर साहब ने कही, इसमें यही है। इसका मकसद कि खून के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है, खून और ऑक्सीजन का अमल उन खुलियात तक पहुँचे जो आपकी बॉडी में ख़राब हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आप कैसे कंक्लूड करेंगे? इसमें जो है थोड़ा सा ऐड ऑन ये करूँगा कि हज़रत ने जो फरमाया कि जौ का दलिया इतना सब खाते रहे, तो अच्छा बैलेंस डाइट हर एक के लिए है। तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज़्यादा होंगे ना तो उसमें ग्लूकोज ज़्यादा होगा, वो फिर फ्रक्टोज से फिर यूरिक एसिड, तो ये मामलात जो हैं बिल्कुल इलाज करें। और जो बिल्कुल एकदम खाना छोड़ देती हैं ख़ासतौर ख़वातीन, भाई मेरा वज़न बढ़ रहा है, मैंने तो बिल्कुल, ये बड़ी बुरी हैबिट है। फिर वो जब भूख लगती है ना फिर वो सारी कसरें निकाल लेती हैं। तो ये मसला ये कि बैलेंस डाइट रखें और इसको मतलब ये नहीं चाह रहे कि आज आपने कुछ खाया पिया तो इसका रिज़ल्ट कल ही मिल जाएगा। ये तो इसमें सालों इंतज़ार करना होता है जब जाके बंदा वो होता है। हाँ, जो वॉक करता है वो देखा हमने 2-3 महीने में वो कवर हो जाते हैं। अलबत्ता न्यूट्रिशनल जो भी आपको चेंज चाहिए ना वो एकदम नहीं आती है। तो वो शायद कहता है ना, वक्त करता है परवरिश बरसों हादसा एकदम नहीं होता, तो इसको भी टाइम लेता है। भाई ये ह्यूमन बॉडी और इसी तरह से डिज़ाइंड है कि आपने किसी भी मशीन को भी अगर आपने फंक्शन करके रखना है तो आपको उसको प्रॉपर जो है वो उसके ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है, उसको जो है लुब्रिकेंट्स की भी ज़रूरत होती है, उसको प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो इस मशीन को ठीक रखने के लिए जो कि ह्यूमन बॉडी है उसके लिए भी यही है कि आप बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ें, वॉक करें, अपने खानों का ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, हेल्दी डाइट लें जिसमें आपकी सब्जियाँ,
फ्रूट और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो अब मीट भी आप लें, यकीनन ज़रूरत है, लेकिन कॉम्बिनेशन फूड्स रखें। आप एक ही चीज़ ना खाते रहें, जिससे आपको देखेंगे नुकसान भी हो सकता है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो फ्रूट भी हो सकता है, वो राइस भी हो सकते हैं, वो रोटी भी खाली हो सकती है। तो आप जो है ये समझें कि हमें एक बैलेंस डाइट लेना है, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना है। अच्छी नींद और अच्छी वॉक ये तमाम बीमारियों को जो है ना वो ख़त्म कर सकती है अच्छे से, अगर आप अपना लाइफस्टाइल और जो है अपना डेली रूटीन बैलेंस करें। थैंक यू सो मच रज़ा, आपने वक्त दिया। मसूद साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपसे ज़्यादा चाहूँगी अपना ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।